बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमसा तारक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। आप तमाम देखने वालों को जुम्मा मुबारक हो। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत ही पुरसुकून और पुरअमन गुजरे। लेकिन जिस तरह से आपको रोज़ हमज़ा जो है ख़ास तौर पर NCOC की जो रोज़ की वो बताते हैं मुस्बत केसेस की शरह बताता था कि भाई आप लोग भी अपने जो ट्विटर पे है ना उसको कर लें, फॉलो कर लें, तो आपको रोज़ की जो शरह मुस्बत केसेस की वो पता चलती रहेगी। लेकिन आप लोग मेरा ख्याल है नहीं देख रहे हैं, तभी जो केसेस हैं और आप लोग केयर नहीं कर रहे, और केसेस जो मुस्बत हम देख रहे हैं उनमें रोज़ बरोज़ इजाफा होता है। कल हमने बताया था 5.2% आपको बताया था ना कि 5.2% मुस्बत केसेस की शरह है, और आज 6.17%, 6.17% मुस्बत केसेस की शरह। और अगर हम एक हफ्ते में देखें तो हम तकरीबन 3% से 6% पर आ चुके हैं। ये एक हफ्ते के अंदर ऐसा हो चुका है। और अब मैं और इकरा बात कर रहे थे, हम यही बात आपस में कर रहे थे कि लोगों को तो ये लगता है कि ये तो गवर्नमेंट की तरफ से और सिर्फ मीडिया की तरफ से कोरोना है। वैसे तो मुल्क में कोरोना है ही नहीं, और ये गवर्नमेंट भी खुद से ही कह रही है और मीडिया भी शायद खुद से ही कह रहा है कि कोरोना हमें तो नज़र नहीं आता, पता नहीं क्यों नज़र नहीं आता। लेकिन अच्छा, हम देखें कि ये जो 6% पे गया है ना मुस्बत केसेस की शरह, ये 2 माह बाद गया है। पूरा मतलब पूरे 2 माह के बाद ये 6% से भी तजावुज़ कर गई है अब तो मुस्बत केसेस की शरह। लेकिन ये तमाम तर चीज़ें जो हम आपको बता रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि आपने एहतियात नहीं की, आपने मास्क नहीं लगाया, आपने जो सोशल डिस्टेंसिंग का कहा जाता है बार बार के ख्याल रखें, आपने वो ख्याल नहीं रखा। उस वजह से अब जिस तरह से शॉपिंग मॉल्स का रुख कर रहे हैं, मार्केट्स का रुख कर रहे हैं, देखते हैं वहाँ पर लोगों ने मास्क ही नहीं पहना। लगता ही नहीं कि पाकिस्तान में कोरोना है, जबकि हम देखें कि अब जो 4th वेव है उसमें तो डेल्टा वेरिएंट का इतना ज़्यादा ख़तरा है, और उसके ट्रांसमिशन के जो केसेस हैं वो भी इतने हाई हैं, और जो कि आपके लंग्स को बहुत बुरी तरह मुतासर कर सकते हैं। लेकिन आप तो केयर ही नहीं कर रहे। हाँ, हम बिल्कुल केयर नहीं कर रहे हैं। हम बहैसियत मुआशरा हमें समझ ही नहीं लग रही है कि अब पता नहीं हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। और हमने भारत के हालात 2 माह पहले देखे थे, और तब हम आपसे ये बात शेयर कर रहे थे कि पाकिस्तान और भारत का अगर ग्राफ देख लिया जाए तो पाकिस्तान 2 माह पीछे चल रहा है भारत से। भारत का जिस तरीके से ग्राफ चल रहा होता है, अगर आप उसको खुद भी आज वो केसेस देख लेंगे तो पाकिस्तान 2 माह पीछे चल रहा होता है। तब हम ये बात कर रहे थे कि 2 माह बाद खुदा न खास्ता डेल्टा वेरिएंट की वजह से सूरत हाल ख़राब हो सकती है। गवर्नमेंट बार बार ये बात कर रही थी, माहिरीन सेहत ये बात कर रहे थे। अभी जुलाई के एंड की बात हो रही है कि सूरत हाल बहुत ख़राब हो जाएगी, लेकिन अभी जुलाई का मिड है और आप हालत देखें कि हम 6% को क्रॉस कर चुके हैं, और अभी उस तरह से मार्केट्स में रश नहीं हुआ जो मंडियों में रश होना है, मवेशी मंडियों में। खुदारा फिर से एहतियात कीजिए, हम आपको यही कह सकते हैं। और ये यकीन कीजिए सिर्फ गवर्नमेंट की जानिब से नहीं कहा जा रहा कि ये जी कोरोना फैल रहा है, हकीकतन ये नंबर्स आपको बताते हैं कि कोरोना बिल्कुल ऐसी। हमदाद हम देखते हैं गवर्नमेंट कितनी ज़्यादा एफर्ट्स करी, कैंपेन्स चला रहे हैं, मीडिया कैंपेन्स चला रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि आप लोगों को जो है ना इस बात का पता चल सके कि कोविड है, वाकई में है, और आप लोगों ने एहतियात करनी है। जो लोग इसके अंदर से गुजर रहे हैं, जिस तरह से हम डेथ रेट्स देखते हैं, उन लोगों को मेरा ख्याल है इसका ज़्यादा बेहतर पता होगा। कीमती जाने ज़ाया हुई गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर ही हमने देखा है कि इंतकाल करके 2300 के करीब नए केसेस जो हैं वो सामने आए हैं गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर। तो आपको पता नहीं क्यों समझ नहीं, हम भी खुद को उसमें शामिल करते हैं, अपनी फैमिलीज़ को उसमें शामिल करते हैं, अपने रिश्तेदारों को उसमें शामिल करते हैं कि हम लोग एहतियात उस तरह से नहीं कर रहे जो हमें एहतियात करनी चाहिए। खुदारा एहतियात कीजिए। अस्पतालों और ICUs में कोरोना मरीजों की अगर देखें तादाद तो उसमें भी बतदरीज इजाफा हो रहा है, और सरबराह NCOC ने कहा है कि तमाम लोग SOPs पर अमल करें, जल्द वैक्सीन लगवाएं, अपनी और दूसरों की जिंदगियां खतरे में ना डालें। अच्छा, जबकि डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र ईद उल अज़हा पर पाबंदियों का इशारा भी दिया है, और उनका कहना है कि मौजूदा हालात हमें बता रहे हैं कि ईद उल अज़हा बहुत महदूद पैमाने पर होगी। बिल्कुल ऐसे ही। और ईद उल अज़हा पर अगर बात करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, तो उन्होंने कहा कि वो भी बंद होगी। सयाहत के मकाम पर सिर्फ वैक्सीनेटेड लोगों को दाखिले की इजाज़त होगी, जबकि डॉक्टर फैसल सुल्तान ने यह भी बताया कि कोई भी वैक्सीन 100% मौसर नहीं होती, इसलिए एहतियात तो करनी पड़ेगी। एहतियात करनी पड़ेगी। आपने वैक्सीन लगवा के, इस बात का मतलब यह है कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी आपने एहतियात करनी है। तो आप लोगों ने ये नहीं करना कि वैक्सीन लगवा ली अब तो हमें कोई ख़तरा ही नहीं रहा, ऐसा नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये बात बताई है, और साथ ये भी कहा है कि वैक्सीन लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी वैक्सीन अवेलेबल हो आपको वो लगवा लेनी चाहिए। और दूसरी जानिब कराची में डेल्टा वेरिएंट के मज़ीद 65 केसेज रिपोर्ट हुए हैं। सिंध हुकूमत के नए हुक्मनामे के मुताबिक रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग
कल रात से बंद कर दी गई। बिल्कुल ऐसे ही है। अब देख लें कि दोबारा से पाबंदियां लगनी शुरू हो गई हैं। अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो 50% मुसाफिरों के साथ उन्होंने कहा कि चलेंगे। सिनेमा हॉल की बात करें, तालीमी इदारे भी उन्होंने कहा कि ये भी बंद हो जाएंगे। अब जो सख्तियाँ हम देख रहे हैं कि वो बढ़ती जा रही हैं, सिंध में भी खास तौर पर जिस तरह से सूरत सिंध में सबसे ज़्यादा केसेस हैं इस वक्त। एक बार फिर से सिंध में केसेस सबसे ज़्यादा हो रहे हैं और वैसे भी और डेल्टा वेरिएंट के भी। और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हेल्थ डॉक्टर नौशीन आमिर सर साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, अब जो हम हालात देख रहे हैं ये तो कहा जा सकता है कि अब चौथी लहर का आगाज़ हो गया है। जुलाई के एंड का कहा जा रहा था कि सूरत हाल बहुत ख़राब होगी, हम मिड में ही देख रहे हैं कि सूरत हाल बहुत ख़राब होती जा रही है। ईद पर क्या ये एक्सपेक्ट किया जाए कि गुज़श्ता ईद जैसा लॉकडाउन हो सकता है? देखिए जी, मैं ये समझती हूँ कि ऑप्शंस तो सारी टेबल के ऊपर होती हैं और सारी अंडर कंसिडरेशन भी होती हैं, पर फिलहाल ये कि टोटल लॉकडाउन का अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई या कोई फैसला नहीं हुआ है। मगर जाहिर है कि जो SOPs हैं उनकी स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और जो हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ पर हमें जिन एरियाज़ में कोरोना केसेस का ज़्यादा रिपोर्टिंग हो रही है वहाँ पे फ़ौज से भी मदद मांगी गई है कि वो वहाँ पर इम्प्लीमेंट में हमारी हेल्प करें। उसके अलावा आपने देखा होगा कि लोकल इंतज़ामिया जो है वो अब मुतहरिक है और तमाम पब्लिक प्लेसेस, बिकॉज इसके फैलाव का सबब जो होता है वो पब्लिक गैदरिंग्स और पब्लिक प्लेसेस ही होता है, तो वहाँ पर अब बिल्कुल मॉनिटरिंग हो रही है, छापे पड़ रहे हैं। मार्केट्स को, शॉप्स को भी सील किया जा रहा है, रेस्टोरेंट्स को भी सील किया जा रहा है, पब्लिक प्लेसेस के ऊपर भी बहुत विजिलेंटली देखा जा रहा है कि हम लोगों की सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह और ज़्यादा इज्तिमा ना हो। उसके अलावा टूरिज़्म के लिए जो है वो आपने देखा है कि जैसे AJK में 10 दिन के लिए टोटली जो है वो टूरिज़्म को बंद कर दिया गया है और बाकी जगहों की, क्योंकि ईद की छुट्टियों में थोड़ा सा एक रुझान होता है लोगों का बाहर की तरफ निकलने का, इस वाई जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनके अलावा बाकी लोगों को टूरिस्ट प्लेस पे एंटर होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो इस तरह कोशिश की जाती है कि पब्लिक प्लेसेस के ऊपर जो है वो मॉनिटरिंग सख्त की जाए, क्योंकि वही बेसिकली फैलाव का सबब बनते हैं। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा ईद उल अज़हा करीब है तो हम देखते हैं कि मवेशी मंडियों में भी रश बढ़ गया। ऐसे में SOPs पर अमल दरामद के लिए क्या सूबाई हुकूमतों को खुसूसी इक़दाम भी जारी किए गए हैं? और इस हवाले से अगर फील्ड रिपोर्ट की बात करें तो वो क्या कहती है? क्या मंडियों में अमल दरामद हो रहा है, मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि वहाँ पर SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा हो? देखिए, सबसे पहले तो ये हदायत दी गई थी कि इस दफ़ा मंडियाँ जो है वो शहर से बाहर लगाई जाएँ और ज़ाहिर है उससे फ़र्क पड़ जाता है। रश में बाहर होते हैं तो सिर्फ जिनको ज़रूरत होती है वो लोग ही वहाँ पर जाते हैं और कम तादाद में जाते हैं, सिर्फ जो उनको वाकई ख़रीदारी करनी होती है। तो एक उससे मेरा ख्याल है थोड़ा सा फ़र्क पड़ा कि उस तरह जो शहर के अंदर लगती थी और उसमें जो बेजा रश होता था वो अवॉइड किया गया है। उसके अलावा मवेशी मंडियों के अंदर रैंडम टेस्टिंग भी की जा रही है, वहाँ पर हमारी टीम्स मौजूद हैं और वो रैंडमली जो है वो लोगों के टेस्ट ले रही हैं, ये देखने के लिए कि पर कोई कोरोना का एविडेंस तो नहीं मिलता। तो वो अभी तक हमारे अक्सर जो जगह है वो पर नेगेटिव आया है कि वहाँ से हमें कोई टेस्ट पॉजिटिव नहीं मिला है। उसके अलावा जो SOPs हैं कि मास्क का इस्तेमाल है वो उसके लिए लोकल इंतज़ामिया वहाँ पे मॉनिटरिंग कर रही है। ठीक है डॉक्टर साहबा, हमें वैक्सीन के हवाले से बताइएगा। साइनोवैक की मज़ीद डोजेज़ भी पाकिस्तान पहुंची हैं। साइनोफार्म के हवाले से कहा जा रहा था कि शायद कम डोजेज़ हैं, सेकंड डोज भी लेट हुई है, उसमें भी कुछ मुश्किलात का सामना है। अवाम शिकायत भी कर रहे हैं कि दूसरी डोज़ का तो हमें मैसेज मौसूल हो ही नहीं रहा, ज़्यादा टाइम भी गुजर जाने के बावजूद। आप तक क्या अभी तक इत्तलात हैं? NCOC इस पर क्या कर रहा है? जी देखिए, बिल्कुल इस महीने हमारे पास साइनोवैक की और साइनोफार्म दोनों की मज़ीद कंसाइनमेंट्स जो हैं वो कुछ पहुंच गई हैं और कुछ पहुंच रही हैं। वैक्सीन की शॉर्टेज नहीं है। ये मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगी कि जिन लोगों को सेकेंड डोज के लिए मैसेज नहीं आया वो अपनी पहली डोज से 6 वीक्स कैलकुलेट करके वो सेंटर पे चले जाएं, उनको इंशाल्लाह तक वैक्सीन लग जाएगी। इस वक्त वैक्सीन की किसी किस्म की शॉर्टेज नहीं है, सिर्फ गैप जो है वो 3 वीक्स के बजाय 6 वीक्स का कर दिया गया है। तो अगर आपको मैसेज नहीं भी आता तो आप लोग 6 वीक्स के बाद अपने करीबी सेंटर पे चले जाएं, इंशाल्लाह ताला आपको सेकंड डोज लग जाएगी। जी ठीक है डॉक्टर साहब, नमाज ईद के हवाले से बताइएगा, क्या NCOC की जानिब से खुसूसी SOPs भी जारी किए गए हैं उस बारे? जी देखिए, पिछली भी, अब तो ये मैं समझती हूँ हमारी तीसरी ईद है जो हम कोविड के करेंगे, तो SOPs तो इसके बिल्कुल इशू हुए हुए हैं कि किस तरीके से हमने अपने घर से अपने जानमाज लेके जाने हैं, खुली जगह पे ईद के इज्तिमात होने हैं और डिस्टेंसिंग आपस में रखनी है, एक साथ में मतलब जगह छोड़ के वो खड़ा। तो ये तमाम SOPs पिछली 2 ईदों से मेरा ख्याल है अब तो हमारी लोगों को थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो गई होगी। तो और मास्क का इस्तेमाल, तो बस ये दरख्वास्त लोगों से है कि वो जिम्मेदारी का सबूत दें और एक जिम्मेदार शहरी
बने और जो हुकूमत ने इस वक्त SOPs दी, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन वाकई ही ख़राबी की तरफ जा रही है, जिस तरह तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं और इसमें हमें ज़्यादा 50% से ज़्यादा एविडेंस जो है वो हमें डेल्टा वेरिएंट का मिल रहा है इन केसेस में। के वेरिएंट साउथ अफ्रीकन वेरिएंट था, अब ये तीसरा वेरिएंट जो डेल्टा आया है, इसका ये कि अभी डिजीज़ की सिवियरिटी तो नहीं इसकी प्रूव हुई, मगर ये ज़रूर है कि ये फैलता बहुत तेज़ी से है, बहुत आसानी से इसका फैलाव हो जाता है। तो इस वजह से दरख्वास्त यही है कि लोग पहले से भी ज़्यादा एहतियात करें, क्योंकि ईद के दिनों में ज़ाहिर है कि लोग बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, आपस में मेल जोल ज़्यादा होता है, तो इसका फैलाव बढ़ सकता है। मगर अगर हम जिम्मेदारी का सबूत दें, तो मास्क का इस्तेमाल करेंगे, गैर ज़रूरी गैदरिंग को अवॉइड करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला मिलजुल कर इसका खात्मा कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहबा, ईद की छुट्टियों के हवाले से काफ़ी कन्फ्यूजन मौजूद है और कुछ हल्के ये भी बात कर रहे हैं कि जब हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं तो फिर क्या छुट्टियों को बढ़ा नहीं देना चाहिए। हमने पहले भी देखा कि फ़ैसले इसीलिए किए जा रहे थे कि अवाम जो हैं वो किसी तरह से महफूज रह सके, उनको महफूज रखा जा सके। तो क्या ये भी कुछ अंडर डिस्कशन है अभी कि शायद छुट्टियाँ बढ़ा दी जाएंगी ताकि हम कुछ कंट्रोल कर लें उस एक हफ़्ते के अंदर, 5-7 दिनों के अंदर? जी बिल्कुल, छुट्टियां बढ़ाने की कंसिडरेशन है। 3 छुट्टियां तो अनाउंस हो गई हैं। फ्राइडे की छुट्टी के लिए अभी प्रपोजल जो है वो दे दिया गया है और इंशाल्लाह ताला एक आध दिन में मैं समझती हूँ कि उसके बारे में कुछ हो जाएगा। फ्राइडे की छुट्टी का प्रपोजल है जी बिल्कुल, और प्राइम मिनिस्टर साहब इस वक्त मुल्क से बाहर है, वो इंशाल्लाह ताला आज वापस आ जाएंगे तो इसके ऊपर कोई फैसला हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी बात है कि आपने ये बात हमें बताई, क्योंकि लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे। लेकिन सेकंड डोज वालों की जो प्रॉब्लम है, वो कुछ लोग तो वो हैं कि जो दूसरी डोज लगवाने के लिए आए ही नहीं। आपसे बारहा हमारी इस पर गुफ्तगू भी हुई है। क्या ऐसे लोगों को अब ट्रेस किया जा रहा है कि उनको खुद से कहा जाए, अब वो खुद से आने नहीं लगे हैं कि जी के आके लगवा लेंगे, अब उनको जाके शायद लाना पड़ेगा या जाकर उनको लगानी पड़ेगी वैक्सीन? उसके लिए क्या किया जा रहा है? जी, एक तादाद बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, ऐसी है कि जो सेकंड डोज के लिए नहीं आए हैं, उसमें कुछ लोग शायद इस गलत फहमी में रह गए कि हमें एक इंजेक्शन लग गया तो शायद हमारा यही वो था। और कुछ लोग शायद वॉलंटरीली जो है कुछ प्रोपेगेंडा की वजह से या कुछ उसकी वजह से नहीं आए। उनका डाटा बिल्कुल हमारे पास मौजूद है, जो पार्शियल वैक्सीनेटेड लोग हैं, और उनको बार बार मैसेजेस किए जा रहे हैं, रिपीटेड मैसेजेस उनको जा रहे हैं। पर अगर वो उसके बावजूद अगर नहीं आते तो फिर डेफिनेटली हुकूमत खुद, क्योंकि अब हम लोगों ने वो भी प्रोग्राम शुरू कर दिए कि लोगों के डोर स्टेप्स पे जाने का, और इस्लामाबाद की एक बहुत बड़ी कैंपेन लॉन्च हुई है जिसमें 23 मोबाइल यूनिट्स और 23 स्टैटिक यूनिट्स जो हैं वो तमाम पेरिफ्री में जो दूर दराज के देहाती इलाके हैं और थोड़ा जो बड़े हॉस्पिटल से फासले पे हैं, वहाँ पे ये सेंटर्स कायम किए गए हैं। और मोबाइल वैन्स भी हैं जो कि उन यूनियन काउंसिल्स के अंदर जाकर जो थोड़ा मुश्किल एरियाज़ है वहाँ पर वो जाके खुद लोगों को लगाने के लिए, यानी कि अब ये एक प्रोग्राम शुरू हो गया तो खुद लोगों के डोर स्टेप पे जाना शुरू कर दिया। तो इंशाल्लाह ताला हुकूमत की पूरी कोशिश है कि हम जल्द से जल्द अपना वो टारगेट जो 7 करोड़ लोगों का है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर को अचीव करें। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान बात कर रही थी और जिस तरह से डॉक्टर साहबा ने बताया कि इस वक्त शॉर्टेज तो बिल्कुल नहीं है, और वो लोग जिन लोगों को मैसेज नहीं आ रहा सेकंड डोज के लिए, तो उसका दौरानिया 3 हफ्ते जो कि साइनोफार्म का था और 4 हफ्ते जो कि साइनोवैक का था। कैंसिनो अगर आपने लगवाई है उसकी तो सिंगल डोज थी, आपने फिर नहीं जाना है। और यही मामला जो है हम आपको बता रहे हैं कि पाकवैक के साथ है। इन दो के साथ जो मामला है, आपने 6 हफ्ते बाद चले जाना है किसी भी सेंटर में ताकि मुझे दूसरी डोज लगा दी जाए अगर आपको मैसेज नहीं भी आ रहा। 6 हफ्ते बाद आपने खुद से चले जाना है अगर मैसेज नहीं भी आ रहा। और जुमे की छुट्टी के हवाले से उन्होंने कहा कि बात है वज़ीर आज़म साहब पाकिस्तान नहीं है, वापस आएंगे तो इस पर फैसला हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे, और कंप्लीट वैक्सीनेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, तो उसका ख्याल रखें और अपने आपको वैक्सीनेट जल्द से जल्द कराएं। अगर हम बात करें हमजा वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद की भी, तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस केसेस एक बार फिर से बढ़ गए हैं और अब तक मजमूई तौर पर देखा जाए तो 1 से 10 साल की उम्र के 9452 केसेस सामने आ चुके हैं। हाँ जी, DHO इस्लामाबाद ये कह रहे हैं कि गुज़श्ता दिनों 125 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से 23 बच्चे हैं, और उन्होंने कहा कि शहर में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 6.2% है। अच्छा, इस्लामाबाद में अब देख लें सूरत हाल कैसी है, और अस्पतालों की अगर बात करें तो वहाँ कोरोना वायरस के 149 जो मरीज़ हैं वो ज़ेर इलाज है, जबकि DHO का कहना है कि इस्लामाबाद में कोरोना वायरस के फ़ाल केसेस की तादाद 1661 है। हाँ जी, और पहले हमें पता है कि DC इस्लामाबाद ने ये कुछ अर्सा पहले ट्वीट भी किया था कि इस्लामाबाद में अब सूरत हाल खासी बेहतर है, लेकिन
अब सूरत हाल ख़राब होती जा रही है, हमें एहतियात बरतने की बिल्कुल ऐसी हमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं। सरबरा DC इस्लामाबाद टास्क फोर्स अयाब अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग अयाब अहमद साहब। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में हम देख रहे हैं कि कोरोना के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और 6 ऐसे मकामात हैं जहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन भी लगाया गया है। क्या ईद से पहले मज़ीद इलाकों में भी एक्सपेक्टेड है कि वहाँ पर भी स्मार्ट लॉकडाउन या मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जो बेसिकली लॉकडाउन पॉलिसी ICT एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी रिसेंटली स्ट्रिक्ट की है और 6 सेक्टर्स की कुछ स्ट्रीट्स हैं उनमें स्मार्ट लॉकडाउन इम्पोज कर दिया गया है। तो इसमें बेसिकली आगे मजीद लॉकडाउन का जो सवाल है, मजीद लॉकडाउन बिल्कुल लगाया जाएगा क्योंकि कोविड SOPs के ऊपर जो है वो स्ट्रिक्टनेस मजीद तेज की जा रही है। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद जो है वो खुद भी और जो तमाम मजिस्ट्रेट्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं उनको भी अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि वो मजीद स्ट्रिक्टनेस जो है वो फॉलो करें, कंप्लायंस SOPs की जो है वो फॉलो करवाएं। मसाजिद में भी, मार्केट्स में भी, रेस्टोरेंट्स में भी जहाँ जहाँ कंप्लायंस नहीं होगी और जहाँ पे केसेस ज़्यादा आते जाएंगे, जिन एरियाज में, जिन सेक्टर्स में, जिन सब से में, तो उनको सील कर दिया जाएगा। जी ठीक है। ये आप सब ये भी बताइएगा कि हम इस्लामाबाद की बात करें तो मुस्बत जो शरह है केसेस की उनमें मुसलसल इजाफा हो रहा है और अस्पतालों में 23 बच्चों समेत कोरोना वायरस के 149 मरीज ज़ेरे इलाज भी हैं। अचानक इतनी बड़ी तादाद में केसेस सामने जो आए हैं उसकी वजूहात आप लोग क्या समझ रहे हैं? क्या SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा या डेल्टा वेरिएंट इसकी वजह है? अच्छा देखिए जी, इस्लामाबाद में बेसिकली बहुत अच्छे तरीके से कोविड SOPs के ऊपर अमल दरामद भी हुआ, जिसकी वजह से लेस देन 1% पॉजिटिविटी हो गई थी और अचानक से अभी पॉजिटिविटी वापस 5% क्रॉस कर गई है। आज की अगर मैं बताऊं तो राइट नाउ इट्स 5.3% पॉजिटिविटी। इसकी मेन वजह ही यही है कि मास्क पहनना, लोगों ने इतनी अच्छे तरीके से चीज़ें फॉलो की, हैंड सैनिटाइज करना, मास्क पहनना, और वो अचानक से जैसे ही कोविड पॉजिटिविटी 1% से नीचे गई है तो लोगों ने मास्क पहनना और ये सारी चीजें जो है वो फिर से कम करना शुरू कर दी थी। और दूसरी बड़ी वजह ये है कि इस्लामाबाद में बेसिकली आपको पता है इट्स द फेडरल कैपिटल, तो यहाँ से बाहर के शहरों से, बाहर के मुल्कों से, हर जगह से लोग इस्लामाबाद में आते हैं और जिसकी वजह से जो है वो डिफरेंट, मतलब कोविड जो है वो लोगों से दूसरे लोगों में स्प्रेड होना, बाहर शहरों में आने वालों से दूसरे यहाँ पे लोकल लोगों में स्प्रेड होना, इसी तरह बाहर के मुल्कों से जो लोग आ रहे हैं उनसे यहाँ पे स्प्रेड होना। फिर सबसे खतरनाक बात है डेल्टा वेरिएंट की। डेल्टा वेरिएंट भी अब पाया जा रहा है इस्लामाबाद में, जो केसेस आ रहे हैं उनके ऊपर। आज 127 केसेस आज रिपोर्ट हुए हैं और उसमें भी कुछ में डेल्टा वेरिएंट पाया जा रहा है, जो सबसे ज्यादा खतरनाक बात है। जैसे बात करें केसेस की, अगर हम बात करें इस्लामाबाद में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के हवाले से केसेस की, तो कितने केसेस हैं या कितनी परसेंटेज है जो कि डेल्टा वेरिएंट के केसेस सामने आ रहे हैं? देखिए, डेल्टा वेरिएंट के केसेस टोटल मैंने आपको बताया कि आज 127 केसेस आए हैं। उसमें अब डेल्टा वेरिएंट के केसेस का एग्जैक्ट पता लगाना तो वो अब ऑब्वियसली डिटेल्ड रिपोर्ट में ही पता लगेगा कि एग्जैक्ट डेल्टा वेरिएंट के कितने केसेस हैं, लेकिन ये कंफर्म बात है कि डेल्टा वेरिएंट के केसेस हैं इस्लामाबाद में और आना शुरू हो गए हैं। और डेल्टा वेरिएंट इज मच मोर डिफरेंट देन द प्रीवियस वेरिएंट्स वी हैव फेस्ड, तो ये ज्यादा डेंजरस है। और इसमें मैं लोगों से यही अपील करूंगा, इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन, DC साहब का भी यही मैसेज है, वो भी यही अपील कर रहे हैं कि दोबारा से अपनी जो कोविड SOPs की कंप्लायंस है उनको स्ट्रिक्ट करें। हैंड सैनिटाइज करना, मास्क पहनना, उसको बिल्कुल उसी तरह से स्ट्रिक्टली फॉलो करें। और इसमें जो एज ब्रैकेट है जिसमें सबसे ज्यादा इस्लामाबाद में कोविड केसेस हैं वो बिटवीन 30 to 40 का एज ब्रैकेट, तो ये इस एज ब्रैकेट के लोग जो है वो ज्यादा। अच्छा, आप सब ये बताइएगा, इस्लामाबाद में अगर हम देखें इंडोर आउटडोर डाइनिंग और शादी की तकरीबात पर पाबंदी लगाना भी ज़ेरे गौर है या फिर महदूद करने के हवाले से कुछ फैसले किए जा रहे हैं? बिल्कुल, ये अंडर डिस्कशन है ये चीज़। और अगर तो पॉजिटिविटी इसी तरह इंक्रीज होती रही, लोगों ने एहतियात ना की, अभी जिस तरह से आज 5.3 है, अगर यही 5.5 या 6 क्रॉस कर जाती है तो वापस हम उसी सिचुएशन में पहुंच जाएंगे कि हम इंडोर डाइनिंग भी बैन कर दें, बाकी जो आउटडोर शादी तकरीबात ये वो छोटी मोटी स्टार्ट हुई वो भी बैन कर दें, तो वो वापस सिचुएशन उसी साइड पे जा रही है। अब ये लोगों पे है कि लोग अगर एहतियात करते हैं, लोग अगर इवन जो बिजनेस कम्युनिटी है उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि वो उनका काम है कि कंप्लायंस वो खुद भी इंश्योर कराएं, और अगर वो इंश्योर कराते हैं तो फिर उम्मीद यही है कि अगर पॉजिटिविटी वापस लेस देन 5% होती है, 432 पे आती है,
तो हम लोग फिर वापस ये इंडोर जो हमारा चल रहा है इसी तरह चलता रहे, ताकि अच्छा, आप देख रहे हैं कि केसेस में इजाफा होता जा रहा है, मुस्बत केसेस की जो शरह है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो उसके पेश नज़र अब मंडियों की बात कर ली जाए, मार्केट्स की बात कर ली जाए, तो वहाँ पर क्या SOPs में मज़ीद सख्ती की जा रही है? अच्छा, उसका मैं थोड़ा सा आपको डिटेल बताता चलूं कि जो मंडियां लग रही हैं जानवरों की, उसमें मंडियां लगने से पहले भी इन सबको बुलाकर प्रॉपर तरीके से ब्रीफ किया गया था कि कैसे जो मवेशी मंडियां हैं उनके अंदर कोविड SOPs का कंप्लायंस कराया जाएगा। और अभी इस टाइम पे ये है कि जहां जहां पर मंडियां लगी हुई हैं वहां पे डेली बेसिस पे DC साहब खुद भी जा रहे हैं, ACs भी जा रहे हैं, और वहां पर जो मंडियों की एंट्रेंस है वहां पर जो है वो इंश्योर किया जा रहा है कि कोविड SOPs को फॉलो किया जाए। और अगर तो लोगों ने थोड़ी इसमें भी गैर एहतियाती की तो फिर मंडियों में भी मजीद स्ट्रिक्टनेस कर दी जाएगी, और फिर इसी तरह से वहां पे भी कुछ एरियाज, कुछ स्पॉट्स सील करने पड़ेंगे, मंडी छोटी करनी पड़ेगी, मतलब ऐसा कुछ फिर सही है। सही साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, बात वही है, आप जिस भी मतलब के माहिरीन सेहत से बात कर लें, आप इंतज़ामिया से बात कर लें, आप हुकूमती नुमाइंदों से बात कर लें, सब यही कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर हमने एहतियात ना की तो शायद फिर से सब कुछ बंद करना पड़ जाएगा। तो ये अगर जो है ना, इसको अपने हक में बेहतर कर लें और एहतियात बरतना शुरू हो जाएं। अच्छा, UAE के हवाले से हम एक अहम अपडेट है जो देना चाहते हैं, जो पाकिस्तानी वहाँ पर काम करते हैं या वहाँ सफ़र करना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी खबर यह है कि UAE ने पाकिस्तानियों के लिए तस्दीक शुदा जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है उसकी शर्त वापस ले ली है। अच्छा, अब अमारात जो जाने वाले पाकिस्तानी शहरी हैं उनको फ़िलहाल कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की तस्दीक की ज़रूरत नहीं है अब, और मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तानियों के लिए लाजमी तस्दीकशुदा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की शर्त जो थी वो अब वापस ले ली। और पाकिस्तानी शहरियों के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल होने के बाद अब सिर्फ नादरा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ही दरकार होगा। और इस्लामाबाद में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफारत खाने की तरफ से सोशल मीडिया पर ये बयान जारी किया। उसके मुताबिक UAE जाने वाले पाकिस्तानियों के लिए दफ्तर खारजा, सफारत खाने और कौंसल खानों से अब वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की तस्दीक लाजमी नहीं होगी। अच्छा, तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने जो है नई पेशरफ्त की तस्दीक की है। और इससे कबल अगर हम बात करें, अमाराती सफारत खाने ने पाकिस्तानी मुसाफिरों के लिए नादरा से जारी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की दफ्तर खारिजा और पाकिस्तान में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफारत खाने से तस्दीक कराने की जो शर्त है वो आयद की थी, जो कि अब उन्होंने वापस ले लिया। मतलब कि आपने अगर वैक्सीन लगवा ली है तो आपने सिर्फ वो जो वेबसाइट है NIMS की, वहाँ पर आपने जाना, NIMS, उस पर आप जाएंगे और वहाँ से आप अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेंगे और सिर्फ उसी की ज़रूरत होगी। अभी अब हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और हम बात करेंगे अवाम की, क्योंकि एक बड़ी परेशानी जो थी वो अब ख़त्म हो गई है। 7-8 साल तक जो लटकने वाला काम था अब 15 दिन में हो जाएगा। इस्लामाबाद के बाद अगर हम बात करें पंजाब की, तो वहाँ पर भी अब विरासती सर्टिफिकेट का जो इजरा है वो कर दिया गया। अच्छा, वज़ीर आज़म इमरान खान तकरीब से खिताब कर रहे थे 2 रोज़ कबल, उन्होंने ये इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत का असल मकसद आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करना है। अब बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए सर्टिफिकेट का हुसूल भी आसान हो जाएगा और पंजाब के 36 अजला में नादरा के ज़रिए डिजिटल विरासती सर्टिफिकेट्स का इजरा अब शुरू कर दिया। अच्छा, अब कानूनी जो हकदार हैं, उनका कि जो कानूनी हकदारों हैं उनको विरासती सर्टिफिकेट के लिए अदालतों से रुजू नहीं करना पड़ेगा। वो 15 रोज़ में नादरा के ज़रिए विरासती सर्टिफिकेट हासिल कर सकेंगे। और इस इक़दाम से जो है उन्होंने कहा कि अदालतों पर मुकदमात का जो बोझ था वो अब कम होगा और वरसा को अपना जायज़ कानूनी हक जल्द और आसान तरीके से मुयस्सर होगा। इतने चक्कर लगाने पड़ते थे और फिर जिसके पास जाते थे वो कहता था कि जी कि हमें कुछ खर्चा पानी दे दें। दूसरा मामला ये होता था कि जी के एक तो खर्चा पानी, एक चाय पानी, ये ख़त्म नहीं हो रहा होता था। आपने उधर जाना है, फिर चक्कर पे चक्कर लग रहे होते थे, चक्कर पे चक्कर लग रहे होते थे। अब ये बेहतर है कि ये निज़ाम खुसूसी तौर पर जो है बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी है उनको ख़ास अफादियत देगा। उनके लिए अफादियत का ये हामिल है जिनको पहले विरासती सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए पाकिस्तान आना पड़ता था, अब उनको नहीं आना पड़ेगा। ये बड़ी एक मुश्किल थी जो कि इधर वालों के लिए भी बड़े मसाइल आसान हो गई है। बिल्कुल ऐसे इस हवाले से हम बात कर लेते हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुमशर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मुसर्रत साहब, अगर बात करें पंजाब में नादरा की तरफ से जिस तरह से विरासती सर्टिफिकेट से इजरा किया गया है, इससे आवाम के लिए कितनी आसानी होगी और क्या ये सहूलत जो है पंजाब के तमाम अजला में मुहैया कर दी गई है अब?
रहीम, बहुत शुक्रिया, वेरी गुड मॉर्निंग। और बहुत ही अच्छा आपने आज ये टॉपिक रखा है सुबह सुबह। उसकी वजह ये है, देखें एक तो मैं ये अक्सर हूँ कि बिल्कुल ये पंजाब के तमाम जो 36 डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे इसका इजरा शुरू कर दिया गया है। और ये जो डिजिटल विरासती सर्टिफिकेट है, इसको सिर्फ आप यहाँ तक ना देखें कि बैरूने मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को नहीं आना पड़ेगा या 15 दिन के अंदर मिल जाएगा। इसके जो अगले बेनिफिट्स हैं उनके ऊपर अगर आप गौर करें तो आपके मुल्क से कब्जा माफिया का या जो हथियार ली जाती थी उसका खात्मा हो गया है। और एक और सवाल है जो ज़ेरे गौर है कि आखिर आज तक ऐसा क्यों नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि आपके हुक्मरान ही कब्जों में इन्वॉल्व थे और उनके जो फ्रंट मैन होते थे वो कब्जे करते थे। और अगर इस तरह की इनिशिएटिव लिए जाते तो फिर ये जो आप यकीन माने कि जितनी पाकिस्तान के अंदर मेगा करप्शन हुई है, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें फिगर्स हमारे सामने आ जाती हैं, वो अरबों खरबों में है, लेकिन कब्जा उससे कहीं ज्यादा है। आप जरा इमेजिन करें कि एक तो किसी का विरासती जो किसी की जितनी विरासत है उसमें जो इक़्तिदार में है, जो ताकत में है, जिसके पास पैसा है वो हथियार लेता था। फिर अगली जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि लोगों की पूरी जिंदगी की जो जमा पूंजियां थी वो हथियार ली जाती थी और पूरी नस्लें दूसरी नस्ल अदालतों के चक्कर काटते हुए इस दुनिया से चले जाते थे और इंसाफ नहीं मिलता था। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। इसके जो सम्राट हैं वो ये है कि इसमें मुझे जो लगता है कि मोर देन 80% केसेस अगर आप अदालतों में देखो तो वो इन्हीं चीजों पे मबनी होते हैं। और अगर कत्लो गारत होती है तो वो जो दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं लोग वो, और फिर जिन्होंने ये इस तरह के लोगों की जायदादों के ऊपर कब्जे किए होते हैं या वो मजलूम को मार देते हैं, तो बहुत सारे जराइम में इससे कमी मैं तो देख रही हूँ। बिल्कुल ठीक है मुसर्रत साहबा, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, बड़े ज़्यादा मसाइल हैं, लेकिन बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है ये। 15 रोज़ के अंदर ये सब कुछ हो जाएगा। क्या कहीं पर अप्लाई करना पड़ रहा होगा? ज़रा तरीकाकार थोड़ा सा बता दें। कहीं किसी दफ्तर में जाना पड़ेगा या सब कुछ ऑनलाइन ही हो जाएगा? देखें कि अगर जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो तो जैसे कि हमने कहा कि उनको पाकिस्तान आने की जरूरत नहीं है, बायोमेट्रिक तस्दीक के बाद वो वहाँ पे भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑनलाइन है। ऑनलाइन का मतलब ही ये होता है कि, और दूसरी बात ये है कि एक दफा अगर आप दादरा के ऑफिस चले भी जाएंगे आपको ये तो बताना पड़ेगा, फर्ज करें कि अगर किसी का इंतकाल हो गया है या ये, तो वो अपडेट देनी पड़ेंगी और उसके विद इन 15 डेज ये ऑटोमेटिकली सिस्टम में आ जाएगा और आप दुनिया के किसी हिस्से में भी बैठे हुए आप वो सर्टिफिकेट अपना हासिल कर सकते हैं। इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, किसी किस्म का इसमें खुद नहीं हो सकती, आपको कहीं पैसे देने की जरूरत नहीं है। इसकी एग्जांपल सिर्फ इतनी सी मैं दूंगी आसान समझाने के लिए कि आईडी कार्ड बनाना शायद इससे ज्यादा मुश्किल है और ये अब ऑटो सिस्टम की चीजें चली गई हैं। सही। अच्छा मुसर्रत साहबा, जिस तरह से हम बात करें पंजाब हुकूमत की, तो वो इस हवाले से नादरा को कैसे फैसिलिटेट करेगा, और अगर कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है इस हवाले से तो इस सूरत में क्या फैसला अदालत ही करेगी या किसी और फॉरम का भी इस्तेमाल किया जा सकेगा? याद रखें कि कॉन्फ्लिक्ट होते ही वहाँ पे हैं जहाँ पे आप फौजरी आप डॉक्यूमेंट्स को अपनी मर्जी का बनवा लो। तो जो डिजिटल की वर्ल्ड है उसमें ये करना अगर किया भी हो तो वो विद इन सेकंड स्पेस हो जाएगा। तो इसमें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन तो है ना, चाहे आप बाहर भी बैठे हैं। तो बायोमेट्रिक को तो चैलेंज मुझे आप बताएं कि क्या कोई जरूरत करेगा, और फिर उसके ऊपर जो आगे इमीडिएटली इसको ट्रेस आउट किया जाएगा और उसके ऊपर जो सजाएं हैं उसके लिए कोर्ट को किसी मेरा ख्याल है वेरिफिकेशन की किसी प्रूफ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए होता ही ये जब जहाँ पे लकूनाज होते हैं, जहाँ पे सिस्टम में प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे ही इस तरह के जो शरपसंद अनासिर कह लो या जो कब्जा माफिया कह लो या जो जुल्म मैं तो कहती हूँ कि किसी के हक के ऊपर डाका डालना, इससे बड़ा कोई जुल्म नहीं होता। तो इस तरह के फिर जो जराइम पेशा लोग हैं जो दूसरों का हक गजब करने के आदी हैं वो करेंगे ही नहीं। तो इसमें मैं खूबसूरती देख रही हूँ कि आप देखेंगे कि ये अब पॉसिबल नहीं रहा। हम इंशाअल्लाह ताला कब्जा माफिया का नाश्ता बंद करेंगे और जो एक जायज किसी के राइट्स हैं उनको इंश्योर करना, उसको सिक्योर करना, ये हमेशा से तमाम महज़ब दुनिया में रियासतों की जिम्मेदारी है। ये कोई हम एहसान नहीं कर रहे, लेकिन इस वक्त मैं ये कहती हूँ कि ये इतना बड़ा इनिशिएटिव है। कब्जा माफिया के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इज वेरी वेरी क्लियर
और उनकी जो ये जो सोच है कि देखिए जिन मुआशरों में हम जितनी मर्जी डेवलपमेंट कर लें, सड़कें बना लें, हम एक हमारी सियासी मुखालिफ जमात वो हर वक्त मोटरवेज गिनती रहती है। मोटरवेज हमने उनसे डबल बनाई है, 1400 किलोमीटर उन्होंने बनाई, हमने 2300 किलोमीटर बनाई है। लेकिन मोटरवेज डेवलपमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जितनी मर्जी तरक्की कर ले, जब हम इंसाफ नहीं अपने को मुहैया कर सकते, उनके हकूक को का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, तो ये सारी चीजें बेमायनी। ठीक है मुसर्रत साहबा, आखिर में सिर्फ ये बता दीजिएगा कि गलती की गुंजाइश तो मौजूद होती है, मतलब चलें एक तरीकाकार होता है कि जी कि आप बदनीयती से कुछ रिकॉर्ड तब्दील कर रहे होते हैं, एक होता है गलती की गुंजाइश। अगर कोई गलती हो जाती है, क्योंकि डिजिटली गलती तो हो सकती है, सर्टिफिकेट गलत बन गया, उसके लिए अदालत तो नहीं जाना पड़ेगा, नादराई ऑफिस जाना पड़ेगा, वहाँ पर कहना पड़ेगा शायद ये गलती हो गई है फॉर एरर, और इस तरह की ह्यूमन एरर इज देयर, इस तरह की मिस्टेक्स के लिए फिर नादरा। मुझे ये बताएं, आईडी कार्ड और इस तरह की चीजों के लिए हम कोर्ट्स में तो नहीं जाते। Exactly. तो आईडी कार्ड के ऊपर भी गलतियां हुई ना, लोगों की वसीयत चेंज हो जाती है कुछ, तो उसके लिए आपको एक सिर्फ अपना बे फॉर्म या जो बिल्कुल दुरुस्त देखो जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो तो देने ही होंगे ना, तो वो जिस फोरम ने मिस्टेक की है उसकी करेक्शन उधर ही होगी, ना कि आपको। और अगर खुदा ना खासा उस एरर का फायदा किसी ने उठा लिया है, तो कोर्ट विद इन नो टाइम, विद इन 1 डे इस तरह के डिसीजन हो जाएंगे ना। अगर किसी ने ह्यूमन एरर भी होगी, और खुदा ना खासा अगर कोई हरकत, क्योंकि अभी जो लोग कब्जा करने के आदी हैं, लोगों की जायदादें हथियाने के आदी हैं, अगर वो इस तरह का कोई कदम उठाएंगे, तो जब करार वाकई विद इन नो टाइम जस्टिस मिलेगा, तो ये चीजें खुद खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मुसर्रत चीमा साहब, आप सब सवेरे पाक से बात कर रही थी, और बड़ा अहम इकदाम है ये गवर्नमेंट की जानिब से, और ऐसा होना भी चाहिए था। लोग बेचारे पूरा दिन वहाँ पर गुजर जाता था, कई साल लग जाते थे, और साल लग जाते थे, बिल्कुल ऐसी है, और वो इतने मसाइल उसमें आ रहे थे। लेकिन अब ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, और हम चाहते हैं कि ये ऐसा जो है इनिशिएटिव जो है गवर्नमेंट जो पाकिस्तान के वो लेती रहे। खैर, लेकिन एक और मामला है कि हुकूमत ने ईद से पहले अवाम के लिए एक बहुत ही मुश्किल खड़ी कर दी है, और अवाम पर एक और महंगाई का आप कहने के बम गिरा दिया है। आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोल की कीमत पे 5 रुपये 40 पैसे का इजाफा कर दिया गया, और उसके बाद अब पेट्रोल की जो नई कीमत है वो 118 रुपये 9 पैसे हो गई है, और एलामिया के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये 54 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। अच्छा, इसके बाद हाई स्पीड डीजल की जो कीमत है वो 116 रुपये 53 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई, जबकि मट्टी की तेल की अगर बात करें तो 1 रुपया 39 पैसे इजाफे के बाद अब 87 रुपये 14 पैसे फी लीटर हो गया है। और लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपये 27 पैसे का इजाफा किया गया है, और नई कीमत 84 पैसे जो है ना, 84 रुपये और 67 पैसे तकरीबन वो हो गई है। और साथ इसके एक चीज़ बहुत ज़्यादा अहम थी, वो थी शहबाज गिल साहब की ट्वीट। उन्होंने ट्विटर पर बताया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से उगरा की सिफारिशात के बरक्स आवाम को हद दर्जा रिलीफ फराहम करने का फैसला किया है। हम कल बात कर रहे थे, रिलीफ दिया गया, हम कल बात कर रहे थे कि ये है कि 11 रुपये की समरी भेज दी जाए, उसमें 5-6 रुपये का इजाफा कर दिया जाए, तो बाकी जो है उसको रिलीफ समझा जा रहा होता है। लेकिन अब दीगर मुश्किलात का सामना आवाम को ही करना पड़ेगा। आपको पता है जब पेट्रोल महंगा होता है, डीजल महंगा होता है, तो हर चीज़ जो है वो महंगी होना शुरू हो जाती है। ख़ासतौर पे ट्रांसपोर्ट वाले जो हैं वो सबसे पहले कहते हैं कि जी अब तो हमें मज़ीद किराए जो है बढ़ाने पड़ेंगे, और फिर हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ रही होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, वो हर कोई डिमांड करता है। इवन के जो जिस तरह से हम बात करें मंडियों में से लोग आ रहे होते हैं, तो वो इवन के सब्जियों के रेट्स में बढ़ा रहे हैं कि हमें पेट्रोल का खर्चा हमारा जो है वो हमने इससे तो निकालना है। इस तरह की जो है वो सूरत हाल में देखने को मिलती है। नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, कराची से शहराज अहमद मौजूद हैं, लाहौर से फ़हीम अमीन हमारे साथ मौजूद हैं। कराची का रुख पहले करेंगे शहराज। अस्सलाम वालेकुम शहराज, ये बताइएगा तेल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, अब दीगर क्या मुश्किलात हैं जो आज के रोज़ में देखने में आ रही हैं? एक रात के बाद ही क्या हालात तब्दील हुए? ट्रांसपोर्ट वालों की कुछ बातें सामने आ रही थी, वो कह रहे थे कि हमें किराए बढ़ाने पड़ेंगे। वालेकुम सलाम जी हमजा, जैसे कि आपने बताया कि जो मुश्किलात हैं वो शहरियों की बढ़ती जा रही हैं, और महंगाई के बाद एक और महंगाई है वो गिरा दिया गया है आवाम पे, जो कि गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत की जानिब से 5 रुपये से ज़ायद जो है वो पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत जो है वो 118 रुपये हो गई है। और इस हवाले से शहरियों में जहाँ काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात पाए गए, वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन की जानिब से भी काफ़ी ज़्यादा गमो गुस्से का इजहार भी किया गया, क्योंकि हुकूमत की जानिब से एक तरफ तो बातें की जा रही हैं कि वो आवाम को रिलीफ देंगे, लेकिन दूसरी जानिब पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने के साथ साथ जो अखराजात हैं, जो ट्रांसपोर्ट के किराए हैं, उसमें जो है वो 5 से 10% तक का जो इजाफा
है उसका इम्कान है, और इसका सारा का सारा बोझ जो है वो आवाम पर ही मुंतकिल किया जाएगा, क्योंकि खाने पीने की अशिया हों, सब्जियां हों, फल हो, घर के दूसरे सामान हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्गो हों, तमाम तर काम जो है वो तरसीलात जो हैं वो पेट्रोल और डीजल की बदौलत ही होती हैं, और ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ जाने की वजह से इन पर जो है वो डायरेक्टली इम्पेक्ट आता है, और इसके जो असरात हैं वो आइंदा चंद रोज़ में हमें देखने को मिल सकते हैं, जिसकी सूरत में कि अशिया खुरोनोश की कीमतों में 2 से 5 रुपये इजाफा हो सकता है। साथ ही साथ जो दीगर अशिया हैं, अशिया ज़रूरिया हैं, उनकी कीमतों में भी इजाफा देखा जा सकता है। दूसरी जानिब पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रिक्शा, टैक्सी और दीगर जो बसेस हैं वो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी का जो सबब है वो बनेगा, क्योंकि पहले ही कराची और सिंध में जो है गैस की बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है। एक हफ्ता 2 हफ्ते जो है वो गैस बंद कर दी जाती है, जिसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो 90% से ज़्यादा CNG पर चलाया जाता है वो टोटली जो है वो मुंतकिल हो जाता है पेट्रोल पर, और ऐसे में किराए जो हैं वो आसमान से बातें करने लग जाते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट शहर में पहले ही नहीं है, और ऐसी सूरत में शहरियों के लिए जो है वो इंतहाई मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती जा रही है, जो है मुश्किलात बन गई हैं। शराज हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, लाहौर का रुख करते हैं। फ़हीम, आप बताइएगा, लाहौर में आपकी बात हुई है लोगों से, लोग क्या कह रहे हैं? पेट्रोल की प्राइसेस जो है उनमें इजाफा हुआ है, ख़ास तौर पर लाहौर में अगर बात करें तो ट्रांसपोर्ट जो इंतज़ामिया उनका क्या कहना है, और ख़ास तौर पर जो शहरी हैं, जिस तरह से हम देखते हैं कि किरायों में इजाफा होता है और मुख्तलिफ जो अशिया खुरोनोश है उनकी कीमतों में इजाफा होता है, तो इस वक्त लाहौर की क्या सूरत हाल है? इकरा, बहुत शुक्रिया। लाहौर की सूरत हाल भी कराची से मुख्तलिफ नहीं है। आपने बात की कि लोग क्या इस हवाले से कहते हैं। अभी 2 मिनट कबल एक यहाँ से शहरी में से बात करके गुजरे, उनका यह कहना है कि अगर मुल्क को चलाने के लिए, मामलात को चलाने के लिए पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर अगर मामला चलाने हैं तो फिर इस मौजूदा हुकूमत के पास लगता है कोई पॉलिसी नहीं है, जिसकी वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है। अब दूसरी बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इसके असरात क्या होंगे। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से अहम इजलास आज तलब कर लिया गया है, और यकीनी तौर पर ये इजलास पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद किरायों में बढ़ाने के हवाले से होगा, और किराया जो है वो भी बढ़ जाएगा। उसके बाद रक्षा यूनियन की जानिब से इतवार के रोज़ जो है वो भी एहतजाज का ऐलान कर दिया गया है, जबकि साथ ही साथ जो मंडियों से सौदा सल्फ और सब्जी लेकर आने वाले लोग हैं उनकी जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि जो पहले सब्जी 20 रुपए की थी, अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद उसकी कीमत 25 रुपए किलो तक चली जाएगी, और इसका असर जो है वो चिकन और दूसरे दीगर मसनूआत पर भी पड़ेगा। शहरियों का इस हवाले से ये कहना है कि हुकूमत को कोई वाज़ेह पॉलिसी बनानी चाहिए। अगर हमें रिलीफ देना है, महंगाई के खिलाफ कहा जा रहा था कि सिर्फ टारगेट अब महंगाई को कम करना है, अगर महंगाई को कम करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कंट्रोल में रखना भी जो है वो भी बड़ा ज़रूरी है। और शहरी जो है काफ़ी परेशान है, कुर्बानी आने वाली है, तो इससे कबल जो है वो शहरी कहते हैं कि उन्हें मज़ीद कुर्बान कर दिया गया है, और अगर इसको एडजस्ट कर लिया जाता तो शहरियों के लिए एक बेहतर एक पैगाम होता हुकूमत की तरफ से। अब मौजूदा कीमतें जो हैं वो उनकी पहुँच से बाहर हैं पेट्रोल की, और इसकी वजह से उनका यह कहना है कि उनके रोज़मर्रा के मामला जो हैं उन पर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। जी हमजा, बिल्कुल ठीक है। फ़हीम, आपका भी बहुत शुक्रिया। शराज, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप हमें आगाह करें कि सूरत हाल जो है वो जिस तरह से कल बात हो रही थी बिल्कुल वैसे ही है, और ट्रांसपोर्टर्स, चाहे वो गुड ट्रांसपोर्टर हों या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स हों, वो यही कह रहे हैं कि हमें अब कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी, निर्ख बढ़ाने पड़ेंगे, किराए बढ़ाने पड़ेंगे। हमने आवाम से बात करने की कोशिश की थी, उनसे जानने की कोशिश की थी कि वो क्या समझते हैं। क्या शहबाज गिल साहब की बात से मुत्तफ़िक़ हैं कि ये जो है कोई रिलीफ ही है वज़ीर आज़म साहब की जानिब से ये जो कीमतें बढ़ाई गई हैं, वो क्या समझते हैं, उनसे ही जान लेते हैं। ये आवाम के ऊपर एक पेट्रोल बम डाला है, डीजल बम डाला है। आवाम पहले ही इतनी सताई हुई है महंगाई की वजह से, जिसकी कोई इंतहा नहीं है। ये गवर्नमेंट सिर्फ कहती है, देखो गरीब आवाम पिस रही है, गवर्नमेंट अफसरों को पेट्रोल हर चीज़ फ्री होती है, 50 लीटर 100 लीटर, गरीब कहाँ जाए? कि भाई आदमी एक बेचारा जो घर में खाना सही खा सकता नहीं है, वो गाड़ी में पेट्रोल भराए किस तरह से? यानी कि हमें कहीं जाना है, मरीज को भी लेके जाना है, वो साइज कैसे पूरी करें, हम आसानी कैसे पैदा करें? सर, पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है, महंगाई का बोझ पड़ रहा है आवाम के ऊपर। पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, बहुत परेशानी बने गरीबों के लिए, क्या करें हम? पेट्रोल पहले जो इतना महंगा है कि जो हुकूमत आई आए दिन पेट्रोल महंगा होया जा रहा है। हुकूमत ने बड़ी ईद से पहले जो हम आवाम को तोहफा दिया है, जो गिफ्ट दिया है, तो हमारी हुकूमत से पुरजोर अपील है कि खुदारा कुछ तो रहम करें। महंगाई की चक्की में पहले ही पिस रहे हैं, तो ऊपर से मज़ीद जो है वो 5 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई है। इससे तमाम अशिया खुरोनोश जो है उनकी कीमतें भी बढ़ जाएंगी। जी, पेट्रोलियम मसनूआत में जो इजाफा हुआ है, 5 रुपये जो पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई है,
है। हम पहले ही जो महंगाई के इस दलदल में फंसे हुए हैं और आवाम इस वक्त पिस रही है। खुदारा हुकूमत होश के नाखून ले और गरीबों पे एक और बम न गिराएं। पहले इतनी महंगाई है, आवाम का जीना मुहाल हुआ है और ऊपर से आए रोज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बढ़ा के ये क्या साबित करना चाहते हैं? पेट्रोलियम मसनूआत में जो हुकूमत ने इजाफा किया है ये सरासर ज्यादती की है। ईद से पहले बड़ी ईद का बड़ा तोहफा हुकूमत की जानिब से लोगों ने नामंजूर किया है। हमारा हुकूमत से पुरजोर मुतालबा है कि ये जो एकदम हम पे महंगाई का पेट्रोल बम गिराया गया है, जो 5 रुपये पेट्रोल बढ़ाया गया है, इसको वापस लिया जाए। परेशान होते हैं, पेट्रोल महंगा होता है सर, क्या करें, किश्त के ऊपर गाड़ी चला रहे हैं, बड़ी टेंशन में रहते हैं सर। केरा कमाते हैं वो इसमें तेल में दे के चले जाते हैं। पेट्रोल वाला वजह पान मेहरबानी की थी वजह लिहाजा इतना पेट्रोल वजह पान घटा में तो रुपया घटे ना बढ़ा में 12-13। जी, ये आपने देखा है कि अवामी रद्द-ए-अमल इस हवाले से क्या है। आगे बढ़ेंगे जी, आपको बताएंगे। हमने वैसे तो पेट्रोल के हवाले से बात की है, अब आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में एक और बड़ा मसला है। ख़वातीन अब ज़िंदगी के हर शोबे में हमें आगे बढ़ती हुई नज़र तो आ रही हैं, जो ना सिर्फ अपनी ज़िंदगियों में मुस्बत तब्दीलियाँ ला रही हैं बल्कि मुल्क की तरक्की में भी अहम किरदार अदा कर रही हैं। ये हम सब देख तो रहे हैं कि जी कि ऐसा हो रहा है, लेकिन सूरत हाल अभी भी ऐसी नहीं है जिसे तसल्ली बख्श करार दिया जाए। क्योंकि आज भी एक मखसूस इम्तियाजी रवैया जो है वो हर शोबे में ख़वातीन के लिए मुश्किलात का बायस बनता आ रहा है, और जो ये रवैया इस वक्त तशवीशनाक सूरत हाल जो इख्तियार कर चुका है। जबकि हम अगर बात करें तालीम की, सेहत की, रोज़गार और सियासत में ख़वातीन के लिए यकसा मौक़े जो है पैदा करने में अब रुकावट भी बनने लग गई। अच्छा, अगर हम देखें ना, मतलब जेंडर डाइवर्सिटी इंडेक्स, उसकी सूरत हाल का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में सिर्फ इराक, यमन और अफ़गानिस्तान से बेहतर है। और पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एसोसिएशन, जो पाशा के नाम से जानी जाती है, उसके सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में इदारों का जेंडर डाइवर्सिटी तनासुब महज 16.7% है। अच्छा, जबकि अगर मल्टीनेशनल कंपनीज़ की बात करें तो वहाँ ये तनासुब कुछ बेहतर है। अब सवाल ये है कि मुल्क के निजी और जो सरकारी इदारे हैं जहाँ पर जेंडर डाइवर्सिटी मतलब पैदा हो रही है, वो क्यों पैदा हो रही है, इस बारे में हम सारी जो है सूरत हाल इसको बेहतर क्यों नहीं बना पा रहे हैं। मतलब कि ये कुछ सवालात हैं कि जो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम वैसे देख रहे हैं कि जी के ख़वातीन जो हैं वो कोई भी मैदान हो वहाँ पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा गैप क्यों है, ये क्वेश्चंस उठ रहे हैं। बिल्कुल, ये क्वेश्चंस तो उठ रहे हैं और इन्हीं का हम आंसर लेंगे। हमारे साथ मौजूद है वाइस चेयरपर्सन है पाशा की शजानी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। शमीम साहिबा, अगर पाकिस्तान की बात करें ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में सिर्फ इराक, यमन और अफगानिस्तान से बेहतर है। जेंडर डाइवर्सिटी जो है ना होने से साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की की बात करें तो किन रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है हमें फ्यूचर में? वालेकुम सलाम जी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे शो पे इनवाइट किया। डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा एरिया है जिस पे हमें काम करने की ज़रूरत है। आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में ख़वातीन का जो तनासुब है वो तकरीबन 50-50 से थोड़ा सा कम है। तो अगर आप इस वक्त आज के ज़माने में जेंडर डाइवर्सिटी पे काम नहीं करेंगे तो आप इस बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क फोर्स को पीछे छोड़ जाएंगे। आप ये कह रही हैं कि हम जो है उससे क्या नुकसान होगा जेंडर डाइवर्सिटी के लैक से। सबसे बड़ा नुकसान अगर हम अपने सेक्टर में देखते हैं आईटी के, तो जो एक्सपेन्यू है जिसको हम कहते हैं कि जी हम बढ़ा के 2023 में 5 बिलियन ले जाएंगे, 2025 में हम पता नहीं कितने बिलियन तक ले जाएंगे। तो आप उसको कैसे करेंगे अगर आप अपने पूरे स्किल फोर्स को नहीं इस्तेमाल करेंगे? आप कितने ही मर्दों को ट्रेन कर दें, जब तक आप ख़वातीन को उनके बराबर लाके खड़ा नहीं करेंगे, आप बांग्लादेश और इंडिया को नहीं जो है वो बीट कर सकते। आप बीट तो करने की बात दूर की, आप उनके करीब भी नहीं जा सकते। तो दैट इज़ वन ऑफ सबसे बड़ी जो एक रुकावट है वो यही है कि आप अगर तरक्की करना चाहते हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो आपने इस तबके को डेफिनेटली आगे लेके आना है। और दूसरी बात जो आपने बहुत अच्छी बात की इम्तियाजी रवैये की, जब आप ख़वातीन को आगे लेके जाएंगे आप देखेंगे माशरे में बहुत सारी तब्दीलियाँ आएंगी। जब ख़वातीन की आवाज़ होगी, जब वो फाइनेंशियली इतनी इंडिपेंडेंट होंगी और स्ट्रॉन्ग होंगी कि वो जो है अपने घर में अपने हस्बैंड के साथ या अपने भाई के साथ मिल के घर को चला सकती हैं, घर का पहिया चला सकती हैं, तो फिर जब वो कुछ कहेंगी तो उसका कोई वजन भी होगा। तो उस तरीके से माशरे में बहुत ज़्यादा तब्दीली आएगी और बहुत मुस्बत तब्दीली आएगी। जी ठीक है, ये भी बताइएगा कि आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं कि तब्दीली आएगी, लेकिन ये सोच हमने बदलनी कैसे है? क्या बचपन से ये सोच बदलने की ज़रूरत है? इसमें हमें मज़ीद बहुत सारा वक्त लग जाएगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर ऐसी कोई बात हो रही हो तो आगे से
पता नहीं क्यों रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा होता है ख़वातीन को। हम बहुत खुश होते हैं ये देखते हुए कि हमने जाना है तो लेडी डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन हम अपने बच्चियों को लेडी डॉक्टर बनाने के लिए तैयार नहीं होते। हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ रही होती है। हम बहुत खुश होते हैं किसी खातून सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कामयाब देखता हुआ, लेकिन हम अपनी बच्चियों को नहीं बनाना चाह रहे होते। ये सोच कैसे बदलेगी? आप बिल्कुल दोस्त आपने फरमाया कि सोच बिल्कुल शुरू से बदलेगी। आपने अपने घर से सोच को बदलना है। जब तक आप अपने घर में अपने बेटे और बेटी को बराबर नहीं समझेंगे, आप इस सोच को नहीं बदल सकते। अगर आप अपनी बेटी के हाथ में गुड़िया देंगे और बेटे के हाथ में इंजीनियरिंग सेट देंगे तो वो बड़े होकर वो इसी चीज़ को समझेंगे ना, वो यही सोचेंगे। तो एक तो ये है कि आपने बचपन से उसको बदलना है। दूसरा ये है कि अब चूंकि अब आप वहाँ से आगे आ गए ना, अब आप उसको कैसे चेंज करेंगे जो लोग बड़े हो गए। तो जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको भी इसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। एक चीज़ हम कहते हैं सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, ये हम कहते हैं कि जो डाइवर्सिटी ट्रेनिंग, तो ऑर्गेनाइजेशंस को स्पेशली आईटी में ये काम बहुत तेज़ी से हो रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने इदारों में ट्रेनिंग्स जो है सेंसिटिविटी ट्रेनिंग और डाइवर्सिटी ट्रेनिंग्स करती हैं, जहाँ पे वो लोगों को बिठा के बताती हैं कि जी हर जो जिन्स होता है वो अलग अलग है और किसकी क्या ज़रूरियात है, आपको किन चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है ताकि आप आपस में मिलकर काम कर सकें। तो आई थिंक ये ट्रेनिंग्स बहुत ज़रूरी है। एक आई थिंक पॉइंट मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे पुट करूँ, इसमें हाथ जो है वो एकेडेमिया का भी है। तो आपने ये भी देखा है कि जब ख़वातीन यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं, क्योंकि मैं IT से ताल्लुक़ रखती हूँ, मैं आपको IT के एग्जाम्पल देती हूँ। जब ख़वातीन यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं तो हमें ये देख के बड़ा अफसोस होता है कि जी जब डॉक्यूमेंटेशन और जो है वो बात बिल्कुल ठीक है। शमीम रजानी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। इस हम आप सुबह सवेरे पाकिस्तान में गुफ्तगू कर रही थी। हमें यहाँ पर ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आ स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। PTI और सिंध सरकार के दरमियान अभी कराची में सियासी एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती का झगड़ा ख़त्म नहीं हुआ था और नई खबर ये आ गई है सिंध हुकूमत सूबे के दूसरे शहरों में भी सियासी एडमिनिस्ट्रेटर लगाने जा रही है। अच्छा, सिंध हुकूमत जो है उनकी जानिब से अब वज़ीर आला सिंध के मुंशी मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर कराची तैनात करने के बाद सिंध में हिज़्ब इख्तलाफ की जो जमातें हैं उनकी जानिब से उनकी तैनाती पर एतराज़ किया जा रहा है, जबकि बाज़ हल्के ये भी कह रहे हैं कि अब ये ओहदा बेख्तियार भी है। अच्छा, अब एडमिनिस्ट्रेटर कराची के पास कई शोबों में सिर्फ KMC के इख्तियारात हैं, बाकी सब तो सिंध हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम है। कयास ये किया जा रहा है कि अगर मुर्तज़ा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर कराची बन जाते हैं तो सूबाई हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम आने वाले इदारों से भी काम ले सकेंगे। और ज़रा ये भी बता रहे हैं कि कराची से ताल्लुक़ रखने वाले अक्सर PPP रहनुमाओं के पास पार्टी को इलेक्शन में जितवाने वाला हल्का मौजूद है। अच्छा, पार्टी क़यादत चाहती है अब कि मुर्तज़ा वहाब अपनी नशिस्त बनाए, इसलिए उन्हें एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो तैनात किया जा रहा है ताकि वो अपना हल्का बनाए। हाँ जी, अब ये एक मुकम्मल सूरत हाल है जो सिंध में उभरती हुई नज़र आ रही है, जिसके ऊपर अपोजिशन को खुसूसी तौर पर बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। दीगर अपोजिशन पार्टीज़ भी इस पर बात कर रही हैं, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात कर रही है और मौक़िफ़ अपनाए हुए है वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, शामिल गुफ्तगू करते हैं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, ये कराची के बाद अब सिंध के जो दीगर शहर हैं वहाँ पर भी सियासी एडमिनिस्ट्रेटर लगाए जाएंगे, उसकी बातचीत हो रही है। सिंध हुकूमत सियासी एडमिनिस्ट्रेटर लगाकर मकासद क्या हासिल करना चाहती है, आपको क्या समझ आ रही है? मैं समझता हूँ कि सिंध हुकूमत जो इनका चिराग टिमटमा रहा है आखिरी भड़क है, इनको पता है कि इन्होंने अब नहीं था, मतलब ये नहीं आगे चल सकते, अगला इलेक्शन इनका आखिरी इलेक्शन होगा जब भी हो, इसलिए ये वो हरबे हैं जो कि ये इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ये गैर सियासी तरीके से, इंतज़ामी तरीके से, डंडे के ज़ोर पर ये अपनी मकबूलियत बढ़ाकर आगे आना चाहते हैं और मकबूलियत मज़ीद इनकी कम होगी। देखिए, सियासी ठीक है, अब ये अंदरूनी सिंध पूरे हर जगह लगाना चाह रहे हैं, वो भी गलत है, लाज़िम बात है। इस वक्त देखिए केयर टेकर दौर चल रहा है, केयर टेकर दौर हमेशा न्यूट्रल हुआ करता है, ये आपको पहले बताना चाहता हूँ। इस वक्त एक टेन्योर ख़त्म हो चुका है, दूसरा इलेक्शन आना है, बीच का इंटेरियम दौर है। ये दौर हमेशा नॉन पॉलिटिकल होता है, ये पॉलिटिकल नहीं होता। इसमें तो लेके जाएंगे हम, इनको जाके कोर्टों में खड़ा कर देंगे। तो ये एक
मतलब वो कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, डंडे के जोर पे ये ऐसा करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें इनको कामयाब हम नहीं होने देंगे। हम इन्हें अदालतों में लेकर जाएंगे, चूँकि या तो रूटीन होता ना कि ठीक है जी इलेक्शन जीतने के बाद कोई ऐसी शिक होती कि सियासी एडमिनिस्ट्रेटर लगाते, ये दौर ही नहीं है। बाकी ये है कि लोगों ने देख लिया कि सारे दौरान इनके ही तो थे चेयरमैन वगैरह, इन्होंने कौन से तीर मार लिए पूरे सिंध को आप देख रहे होते हैं। और ये सारे अक्सर जो आप देख रहे होते हैं, गटर, ये कुत्ते, ये वैक्सीन, ये सारे लोकल मामला जो है ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के मामला होते हैं। बात यह है कि ये जो मुर्तज़ा वहाब साहब को लगा कर, मैं दोबारा अर्ज़ करूँ, मुर्तज़ा वहाब साहब की पर्सनैलिटी से हमें कोई इशू नहीं है। माशाल्लाह ज़बरदस्त हैं, बड़े खूबसूरत हैं, बड़ी अच्छी उर्दू बोलते हैं। और एक और चीज़ करूँ, एक बड़ी माँ के साहबजादे हैं वो फौजिया वहाब साहिबा, बिल्कुल एक बड़ी खातून थी और हम सब के लिए मतलब बड़ी एक अच्छी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी। लेकिन इशू क्या है कि कराची से रिजेक्टेड है और एक शख्स जिसको शहर कराची में जिसकी ज़मानत जब्त करा दी हो इमरान इस्माइल ने, उस शख्स को दोबारा हम पे मुसल्लत कर दिया जा रहा हो, चले वो भी ठीक है। लेकिन दूसरी बात यह कि 1100 अरब के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि जब तय हुआ था हम तो इनके 1 रुपया ना देते, 1 टका ना इनके हवाले करते। PCIC के चेयरमैन भी वज़ीर आला साहब हैं, जानते बूझते, बिल्ली की वो क्या कहते हैं दूध की रखवाली पे बिल्ला बैठ गया। उसके बाद तय हुआ था कि न्यूट्रल ब्यूरोक्रेट होगा। मतलब न्यूट्रल मीन्स के कंसल्टेशन से, कंसेंसस से किसी ब्यूरोक्रेट को लगाया जाएगा, किसी अफसर को लगाया जाएगा जो प्रोफेशनल हो, जो अच्छा हो। वो तो छोड़िए, वो कुछ अरसे के लिए इफ्तिखार शालवानी साहब में जो पहले लगाए गए थे, इफ्तिखार शालवानी पहले एडमिनिस्ट्रेटर जो लगे थे, वो कंसल्टेशन से लगे थे। और देखिए वो कौन थे, वो यहाँ रहे थे, वो सिंध में ही उन्होंने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरी रहे, वो कमिश्नर कराची रहे। उनको जब लगाया गया एडमिनिस्ट्रेटर तो हमें इतराज़ नहीं था, कंसल्टेशन हुई और वो कि हम नहीं ले आए थे, हम कोई वहाँ से इस्लामाबाद से या किसी और जगह से उठाकर नहीं लाए थे। वो एक अच्छा अफसर था, प्रोफेशनल था, काम कर सकता था। इफ्तिखार शालवानी साहब को हमने वेलकम किया था और जब शुरू में आए उन्होंने काम भी अच्छा चलाया। उसके बाद तो देखिए एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब ये कोई किसी इंटेलिजेंस इदारे के चीफ की जॉब नहीं है जिसने ठीक है आदिल शेख साहब, ये भी कहा जा रहा है कि जैसे आप भी कह रहे हैं कि कोई इख्तियार तो खास इनका होगा नहीं, पहले ही इन्होंने क्या कर लिया है, तो अब अगर लगा भी दिया जाएगा, सिंध हुकूमत अगर कुछ नहीं कर रही है तो ये उधर लग के क्या कर लेंगे। जो हल्के बनाने वाली बात हो रही है कि शायद ये कराची के अंदर कुछ हल्के ढूंढना चाह रहे हैं, ये बात दुरुस्त है? देखिए मैंने ये नहीं कहा कि इनके इख्तियार नहीं होगा, मैंने कहा इन्होंने पहले कुछ नहीं कर लिया, इनको ये लगाकर भी माल कमाना चाह रहे हैं। इख्तियार तो बहुत है, पैसे इकट्ठा करने का इन्हें काम भी आता है, इख्तियार भी है, काम करने का इख्तियार। अगर आवाम के लिए कुछ नहीं है, माल इकट्ठा करने का हर तरीका इनको आता है। बाकी बिल्कुल बात यह है कि बच्चे को लड़ाना है ना जी, छोटे को, ये वज़ीर आला का छोटा जो है अपने छोटे को हल्का ढूंढ के देना है, चलो जी कराची हवाले कर दो, अरबों रुपए का फंड भी दे दो, बेचारा इलेक्शन लड़के जीतना चाहता है, पहले तो PTI वालों ने हरा दिया था, चलो जी जीतने दो, हल्का ढूंढ लेगा, चलो दे दो, खिलौने दे दो, खुश हो जाएगा थोड़ी देर और कोई खिलौना लेके आराम से बैठ जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि हल्का ढूंढना है, कराची इनके हवाले कर दिया जाए। इन्होंने पिछले 10 साल में कराची को दुनिया का 10 गंदे तरीन शहरों में शामिल कर दिया है। नलकों से पानी नहीं आता, गटर बह रहे होते हैं, कचरा कुंडी बनी होती है। बिल्कुल पीपल्स पार्टी इसका हल्का नहीं, इनका नहीं, अपने लिए कराची को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाना चाहते हैं, जिसके लिए इनको ला के पोलिटिकली आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन चूँकि फंड्स 1100 अरब के जो प्रोजेक्ट्स हैं 62% हमारे हैं, 650 साढ़े 600 अरब करीब जो है वो प्रोजेक्ट्स हम कर रहे हैं। अभी से इन्होंने 2 नंबरी स्टार्ट कर दी है, हमारे नाले जो NDA में साफ़ कर रही है, ये वहाँ जाकर तस्वीरें खींच लेते हैं। कल निकले हुए थे टी-शर्ट वगैरह, परसों टी-शर्ट जो जॉगर्स वगैरह पहन के निकले हुए थे, हाँ यूं कर रहे थे। अरे भाई नाना जी की फातिहा हलवाई की दुकान, ये नाले फेडरल गवर्नमेंट करवा रही है। कितने नाले? ये 3 नाले जो है जिसके लिए 35 अरब रुपए जारी कर दिए गए हैं, NDA में काम करवा रहा है। और जो 41 नाले इन्होंने साफ करने थे, एक को टच नहीं किया। जो DMC के 500 नाले थे जो इनकी जिम्मेदारी थी, एक को टच नहीं किया। अगर इस वक्त थोड़ी बहुत सूरत हाल बेहतर है और ये गुज्जर नाला फ्लो कर रहा है, हमें बताइए, गुज्जर, मोहम्मदाबाद और औरंगी नाला तो फ्लो कर रहे हैं, बह रहे हैं। क्या 41 नाले जो KMC के दीगर नाले हैं, जो गली महलों में हैं, जो इलाकों में हैं, क्या वो चल रहे हैं? क्या वो ठीक चल रहे हैं? क्या उनका फ्लो है? क्या उनका काम किया है? बात यह है कि पीपल्स पार्टी। अच्छा शेख साहब, अगर हम बात कर लें बल्दियाती इंतखाबात की, तो उसके मुतालिक अभी तक कुछ पता नहीं चल सका, कुछ खबरें नहीं आ रही कि आखिर कब होंगे। तो आप कुछ इस बारे में बता सकते हैं कि आखिर बल्दियाती इंतखाबात कब होंगे? अगर नहीं हो रहे हैं तो इसमें क्या कोई कानूनी रुकावट भी हायल है?
देखिए, डिलिमिटेशन होनी है, चूँकि मरदमशुमारी हुई है इसलिए नई डिलिमिटेशन होनी है। डिलिमिटेशन होने के बाद बल्दियाती इंतखाबात होने हैं। हम कहते हैं कि फौरी तौर पर आर्टिकल 140A के तहत बल्दियाती इंतखाबात जितनी जल्दी होने चाहिए, इख्तियारात की मुंतकली नीचे तक जानी चाहिए और उसमें देर नहीं करना चाहिए। और हम अपील करते हैं तमाम इदारों से, इलेक्शन कमीशन से भी कहते हैं ज़रा ज़ोर लगाएं, तेज़ करें, और ताकि, लेकिन इस अंदाज से नहीं कि ये प्री इलेक्शन कैंपेन जो रिगिंग हो गई है, प्री पोल रिगिंग इन्होंने स्टार्ट कर दी है। मैं समझता हूँ कि मुर्तज़ा वहाब की लगाया जाना ये पहली प्री पोल रिगिंग जो बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से है, ये उसकी इफ्तिताह होगा, उसकी ये स्टार्ट होगा, और उसके बाद जो इनको तरीका मिलेगा ये वो तरीके को करेंगे। और मैंने बताया कि इशू परफॉर्मेंस है। अब भाई मुर्तज़ा वहाब साहब, या तो होते ना नया आदमी होता, कहते देखते हैं, मुर्तज़ा वहाब साहब इन्वायरमेंट के वज़ीर हैं, लॉ के वज़ीर हैं। इन्वायरमेंट में जितनी ये गलत बिल्डिंग्स होती हैं इसको NOC मुर्तज़ा वहाब साहब ने दिए हैं। जितनी ये धुआं उगलती फैक्ट्रीज़ हैं उसके NOC मुर्तज़ा वहाब, उसको रोकना मुर्तज़ा वहाब की जिम्मेदारी है। जितनी ये धुआं उगलती बसें हैं उनको रोकना मुर्तज़ा वहाब, उनको NOC इनकी दी जा रही है। और ये गंदा पानी जो 70% लोग गंदा पानी पी रहे हैं, आज निगलेरिया आ चुका है। क्यों आए? हैवी मेटल जो पानी में है, इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है, उसकी वजह से निगलेरिया से लोग मर रहे हैं। एक और मुसीबत, उसकी जिम्मेदार मुर्तज़ा वहाब साहब हैं। सिंध के 70% लोग गटरों का पानी पीते हैं। 70 वाटर कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक 70% सिंध के लोग जो हैं वो जो पानी पीते हैं वो वही डोमेस्टिक वेस्ट शामिल होता है, उसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट शामिल होता है। गंदे पानी पिलाने के जिम्मेदार मुर्तज़ा वहाब साहब हैं। अब ये छलांगे लगाएं, यूं करें। अच्छा ठीक है, अली मादिल शेख साहब, जितनी तवाना आवाज़ इस मामले के ऊपर हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नज़र आ रही है अपोजिशन में, दीगर अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं उनसे आपकी बात हुई है, वो इतने ज़्यादा मुतहर्रिक इस पर क्यों नहीं है? और अगर वो इतने मुतहर्रिक नहीं होते जितनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तो आपको नहीं लगता कि सिंध हुकूमत के लिए कुछ आसानी होगी ऐसे फैसले करने में? देखिए, जो अपोजिशन की बड़ी जमातें हैं, PTI है, MQM है, GDA है, हिस्सा बकदर जुस्सा तीनों जमातें डाल रही हैं। तीनों जमातें PTI, MQM, GDA अपने हिस्सा बकदर जुस्सा, इसमें मेरा उतनी तवाना आवाज़, MQM की भी तवाना आवाज़ है। MQM ने तो बाज़ाब्ता, वो तो पता नहीं बहुत सारी उम्मीदें डिमांड्स कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं गवर्नर राज लगा दो, इनसे बेहतर है। मैं समझता हूँ कि सब जमातें, चूँकि अच्छा GDA है, चूँकि ये अर्बन इशू है कराची का, तो GDA के तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं, लेकिन ये कि लाज़मी बात है कि जिसके घर में आग लगती है वो जल्दी बुझाने दौड़ता है। तो चूँकि हमारे घर में आग लग रही है, यहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसीज हमारी हैं, हमें पता है कि हमारे वोटर्स से क्या असर करेंगे, इसलिए तहरीक इंसाफ और अपोजिशन, चूँकि मैं लीडर हूँ तहरीक इंसाफ अपोजिशन की बड़ी जमात है, इसलिए हम जरा मजीद मजबूत तरीके से बिल्कुल ठीक है। अली मादिल शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान बात कर रहे थे, उनका मौक़िफ़ आपने जाना सियासी एडमिनिस्ट्रेटर का जो मामला है उसके ऊपर। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, हम कुछ बात करते हैं मौजूदा हुकूमती कोशिशों की, क्योंकि वो जो कोशिशें कर रहे हैं वो ऐसा हमें रंग लाती दिखाई दे रही हैं। और अगर बात करें पाकिस्तान की तजारत की, तो वो अब नई राहें खुलती जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान गुज़श्ता रोज़ 2 रोज़ा दौरे पर उज़्बेकिस्तान पहुँच गए, जहाँ दोनों ममालिक ने बाहमी तजारत को फ़रोग देने समेत दीगर जो शोबे हैं उनमें मुश्तरका काविशों ज़राअत है, सेहत है और इवन फिल्म मेकिंग है, उसके शोबों में मुश्तरका काविशों का ऐलान किया है। अच्छा, इस मौके पर अहम पेशरफ्त ये हुई कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उज़्बेक सदर के दरमियान 1-on-1 मुलाकात में अफ़गानिस्तान के मामले पर नया ब्लॉक तश्कील देने पर इत्तेफाक की। अच्छा, उज़्बेक सदर के साथ अगर बात करें, मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि अफ़गानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम जो है वो पड़ोसी ममालिक के लिए इंतहाई अहम भी है। ये बहुत ज़रूरी था जो कि उन्होंने इस मामले पर बात की है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि अफ़गान सदर अशरफ गनी और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दरमियान भी मुलाकात आज होगी। और दूसरी जानिब अफ़गान तालिबान की अफ़गानिस्तान में पेशकदमी जारी है और 2 रोज़ पहले तालिबान ने बाब दोस्ती और अफ़गान सरहद पर जो है कब्ज़ा कर लिया था, और जिसके बाद सरहदी इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। अच्छा, इन हालात में पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की जो बदलती सूरत हाल है उस पर गहरी नज़र रखे हुए है। अफ़गानिस्तान में सूरत हाल ख़राब होने से पाकिस्तान की सरहद पर अफ़गान पनाहगुज़ीन जो है उनका दबाव बढ़ सकता है। दूसरा खदशा जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से भी है, जो कि फ़ौजी ऑपरेशन के दौरान अफ़गानिस्तान चले गए थे। अच्छा, अब पनाहगज़ीन की शक्ल में पाकिस्तान वापस क्या आ सकते हैं, नहीं आ सकते, ये भी खदशात जो हैं ज़ाहिर किए जाते हैं। और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के लिए भरपूर इक़दाम कर रहा है। इस सिलसिले में 18 जुलाई को इस्लामाबाद में अफ़गान अमन कॉन्फ्रेंस भी होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये सूरत हाल है, अब जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पर उज़्बेकिस्तान भी गए, वहाँ पर मुलाकातें भी की हैं,
तो ये सूरत हाल अब कुछ बन रही है डिफरेंट। अच्छा, इसी सवाल से बात करेंगे। साबिक सेक्रेटरी खारिजा एजाज़ अहमद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा उज़्बेकिस्तान को देखें, आप क्या अहमियत इसकी समझते हैं? और इस दौरान जब अफ़गान रहनुमा भी वहाँ मौजूद हैं तो क्या अफ़गान मसले के सियासी हल की तरफ कुछ पेशरफ्त का इम्कान आप देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे ये दावत दी सुबह के वक्त आपके प्रोग्राम में। वज़ीर आज़म साहब जो उज़्बेकिस्तान गए हैं, आप सबके इल्म में है कि वो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वहाँ पे कनेक्टिविटी के हवाले से। तो ये एक अच्छी खबर है कि सेंट्रल एशिया में भी अब ये थॉट जो है, ये जो सोच है वो बढ़ रही है कि रीजनल कनेक्टिविटी होनी चाहिए। बदकिस्मती से ये काम बहुत पहले हो जाता क्योंकि CPEC तो पिछले 5-6 साल से चल रहा है। हम सेंट्रल एशिया के साथ ज़्यादा बेहतर कनेक्ट हो जाते अगर अफगानिस्तान पुरअमन हो जाता जी। लेकिन उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल रहे हैं। अब तो खैर सूरत हाल कुछ ऐसी हो गई है कि अफगानिस्तान में अमन की जो कोशिश की जो जरूरत है वो सच्ची बात है कनेक्टिविटी से ऊपर चली गई है। अच्छा एजाज़ साहब, इस दौरे के दौरान पाकिस्तान की जो खित्ते की सिक्योरिटी है, इस हवाले से क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? देखिए, अफगान हुकूमत ने बदकिस्मती से बहुत कीमती वक्त, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ज़ाया किया है। फरवरी 2020 में जब अमेरिका और तालिबान का समझौता हो गया और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हम इंटर अफगान टॉक्स करेंगे, लेकिन वो जो बैनुल अफगान मुज़ाकरात है उसमें अफगान हुकूमत की तरफ से कभी एक शर्त, कभी ये शर्त, कभी ले कभी दे, उसकी वजह से बहुत वक्त ज़ाया हो गया और ये काम बहुत पहले होना चाहिए था। देखिए अब जो ग्राउंड सिचुएशन है, ज़मीनी हालात हैं, वो बिगड़ रहे हैं बड़ी तेज़ी के साथ और ये लम्हा फिक्रिया है। ये अफगानों के लिए खाली लम्हा फिक्रिया नहीं, ये पूरे खित्ते के लिए है, पाकिस्तान के लिए बिलखुसूस है और अफगानिस्तान के दूसरे हमसायों के लिए भी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो सिक्योरिटी सिचुएशन से तमाम हमसाये जो उज़्बेकिस्तान में मौजूद होंगे, मुझे यकीन है कि वो अपने नोट्स एक्सचेंज करेंगे और कहेंगे कि भाई इस मामले को ज़रा संभाला दिया जाए और कोशिश की जाए कि ये सूरत-ए-हाल इतनी ज़्यादा बिगड़ ना जाए कि किसी के काबू ना आए और खाना जंगी शुरू हो जाए, तो उसको रोकने के उसके सद्देबाब के लिए काम किया जाए और कोई किसी किस्म के सियासी मुज़ाकरात किए जाए। अफगान हुकूमत तो अब पता नहीं कितना उसमें हिस्सा लेगी, लेकिन जो जितने अफगान धड़े हैं और जो तालिबान हैं, मेरे ख्याल में तमाम मुल्कों को चाहिए कि उनको आप वापस आपस में बिठाएं और उनको कहें कि भाई समझौता करना है। ये अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का मामला तो है ही, पूरे खित्ते के मुस्तकबिल का मामला है। तो खुदारा आपस में बैठिए और बातचीत कीजिए और सियासी हल निकालिए, अस्करी हल की तरफ मत जाए। बिल्कुल ठीक है। एजाज़ साहब, ये भी बताइएगा, उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तारीखी तिजारती मुआहदा भी हो रहा है, जिसके बाद उज़्बेकिस्तान अपनी तिजारत पाकिस्तानी बंदरगाहों के ज़रिए भी करेगा, मगर इस सारे मामले में ज़मीनी रास्ता अगर हम देखें तो अफगानिस्तान का लग रहा होता है। ये एक मौका भी है और सख्त चैलेंज भी तो होगा। क्या इस वक्त पाकिस्तान सेंट्रल एशियन ममालिक से मिलकर मुआशी समरात समेट सकता है जो हम चाह रहे हैं? देखिए, वो मौके तो कभी ख़त्म नहीं होते, इसमें कोई शक नहीं है कि सेंट्रल एशिया से सबसे अच्छा रास्ता तो अफगानिस्तान के हुई है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप अगर काशगर की तरफ जाएं कराकोरम हाईवे से तो 2 सड़कें खुंजराबाद बॉर्डर क्रॉस करने के बाद 2 सड़कें ताजिकिस्तान को जाती हैं, एक किर्गिज़िस्तान को जाती है। और जो किर्गिज़िस्तान को जाती है वो मेरे इत्तला के मुताबिक वो तो ऑल वेदर रोड है, तो वो चलती है आगे से पूरे यूरेशिया तक जाती है। तो वो थोड़ा लंबा रास्ता है, लेकिन बहरहाल उसको इस्तेमाल करना चाहिए तावक्त कि अफगानिस्तान में अमन ना आ जाए। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि सेंट्रल एशिया की जो कनेक्टिविटी है और हमारी बंदरगाहों तक जो उसकी रसाई है, उसका बेहतरीन तरीका यही है कि अफगानिस्तान में अमन लाया जाए। ये अब सिर्फ पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है, ईरान की ज़रूरत नहीं है, पूरे सेंट्रल एशिया की है, रूस की है, चीन की है। तो ये ऐसे मौके पर अफगानिस्तान को छोड़ देना कि वहाँ एक खाना जंगी हो जाए, ये बहुत अफगानी अवाम के साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो इस वजह से ये बहुत ज़रूरी है कि तमाम तर तवानाइयाँ
इस बात पर लगाई जाएं कि किसी तरीके से इनको आपस में बिठाया जाए। और हमें खबर आ रही है कि अफगानिस्तान के ऊपर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान ने पहले भी बहुत किरदार अदा किया है। अगर अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत एक मनफी किरदार ना रखती, मनफी सोच ना रखती, तो ये मामला काफी आगे चला जाता। लेकिन अभी भी वक्त है कि पूरे खित्ते के ममालिक जो हैं, पाकिस्तान उनको मोबिलाइज भी कर रहा है और पाकिस्तान चाहेगा कि वहाँ अमन आए, क्योंकि हमारे यहाँ तो इस मामले में सिविल, मिलिट्री, सिविल सोसाइटी सब जगह पूरी क़यादत में ये इत्तेफाक राय है कि एक पुरअमन अफगानिस्तान हमें चाहिए। हमें एक अफगानिस्तान शोरश ज़दा अफगानिस्तान नहीं चाहिए, क्योंकि हमने बहुत नुकसान उठा लिया पिछले 40 साल में अफगानिस्तान की बदनज़मी की वजह से। तो इसलिए पूरी कोशिश, मेरा ख्याल है हमारी क़यादत जो है वो पूरे सरतोड़ कोशिश इस वक्त अफगानिस्तान में कोई अमन के सूरत हाल। एजाज साहब, जिस तरह से पाकिस्तान सोच रहा है, क्या सेंट्रल एशिया के जो दीगर ममालिक हैं वो भी पाकिस्तान के जरिए तजारत के मुआहदों के बारे में सोच रहे हैं, और आप क्या समझते हैं सिल्क रूट जो है वो दोबारा से रिवाइव हो सकेगा? सेंट्रल एशिया और पाकिस्तान का जो कनेक्शन है, कई हवालों से ये एक नेचुरल कनेक्शन है, यानी तबई कनेक्शन है। उसकी वजह मैं आपको ये बताता हूँ कि सदियों से जनूबी एशिया के और खुसूसन पाकिस्तान के जो इलाके हैं, जनूबी एशिया का हिस्सा हैं, वो और वस्ती एशिया के अंदर बहुत मुमासलत रही है, बड़े आपस में रवाबत रहे हैं, तारीखी रवाबत रहे हैं। और अफगानिस्तान भी एक ज़माने में, हमारे अल्लामा इकबाल तो उसको कह चुके थे कि भाई ये तो कल्बे आसिया है, कल्बे आसिया यानी हार्ट ऑफ एशिया है। तो ये सारे सेंट्रल एशिया का एक नेचुरल ट्रेंड है पाकिस्तान के साथ कनेक्टिविटी का। और अगर आपको याद हो तो तुर्कमेनिस्तान ने टापी का मुआहिदा किया था, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया गैस पाइपलाइन का। उसके अलावा कासा, जिसमें किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, और वहाँ से जो वो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ बिजली पैदा होनी थी, और वो सारी अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान आनी थी, यानी कुछ हिस्सा अफगानिस्तान में इस्तेमाल होना था, बाकी पाकिस्तान में होना था। तो ये कनेक्टिविटी की सोचें तो बड़ी देर से जारी हैं। सेंट्रल एशिया तो कन्विंस्ड है कि पाकिस्तान के साथ और जनूबी एशिया के साथ उनके रवाबत इस लिहाज से कनेक्टिविटी के होने ही होने हैं। हमारी बंदरगाह जो है, हमारी बंदरगाहों के ऊपर उनकी रसाई भी जो है वो भी बिल्कुल मुमकिनात में से है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त अशद ज़रूरत है वो अफगानिस्तान में अमन के हवाले से है। और मेरा ख्याल है हमारी क़यादत पूरी तरह इसका रखती है कि इसको सबसे ज़्यादा अहमियत। ठीक है एजाज साहब, ये बता दीजिएगा कि चीन के बाद रूस और वस्ती एशियाई रियासतों के साथ पाकिस्तान के बढ़ते ताल्लुकात के बाद हमने मगरिब को भी देखना है। मगरबी ममालिक से पाकिस्तान के ताल्लुकात में तवाज़ुन जो बरकरार रखना होगा वो असल इम्तिहान होगा। ऐसे में पाकिस्तान के पॉलिसी साझेदारों को क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए? पाकिस्तान के यकीनन ताल्लुकात जो चीन के साथ हैं वो तो मैं अंग्रेजी में उनको कहा करता हूँ नॉन नेगोशिएबल, क्योंकि चीन हमारा एक बहुत अच्छा गहरा दोस्त है। 70-72 साल से आपने देखा है कि चीन के अंदर हमने कभी मुदाखलत नहीं की उनके मामलात में, उन्होंने कभी हमारे यहाँ मुदाखलत नहीं की। ताउन रहा, पहले सियासी तौर पर करीब थे, फिर इक़्तिसादी तौर पर भी करीब आ गए, इतनी इन्वेस्टमेंट हुई। अभी बहुत सारे पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं और जो चीन के दुश्मन हैं और जो CPEC के दुश्मन हैं और जो BRI के दुश्मन हैं, वो पाकिस्तान में बदनज़मी के हालात पैदा करना चाहते हैं ताकि लोग चीन और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो रवाबत कमज़ोर पड़े। बिल्कुल नहीं पड़ेंगे, ये उनकी गलतफहमी है। इन लोगों के हाथ रोकने चाहिए, हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए, ना हमारी आवाम को किसी के धोखे में आना चाहिए कि भाई ये जो कई बार पाकिस्तान के डिक्टेटर्स करते हैं। लेकिन साथ ही साथ इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मगरिब के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो कमजोर पड़े या खराब हो। मगरिब के साथ भी हमारे ताल्लुकात हमेशा से रहे। यूरोप के साथ तो बड़े पुराने ताल्लुकात हैं और बड़ी तिजारत है और बड़ी सरमायाकारी की है यूरोप के मुल्कों ने पाकिस्तान के अंदर। अमेरिका के साथ सबसे बड़ा तजारती शरीक है। अमेरिका में 10 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी आबाद हैं। अमेरिका के साथ हमारे बड़े पुराने ताल्लुकात हैं। तो कोई भी अभी तक पाकिस्तान में ये बात नहीं कहता सुनाई दिया कि वो ये कहे कि जी चीन या अमेरिका में से एक का चुनाव कर ले। नहीं, तवाज़ुन है, दोनों के साथ होने चाहिए, दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। पाकिस्तान में अभी जो नया ट्रेंड आया है, जो नई बात हुकूमत कर रही है, वो है जियो इकोनॉमिक्स की। तो जियो इकोनॉमिक्स में तो सारे आ सकते हैं ना जी। इक्तिसादी फवायद तो चीन को भी मिल सकते हैं और अमेरिका को भी मिल सकते हैं और यूरोप को भी मिल सकते हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान की जो इस वक्त सोच है वो बहुत मुस्बत है, वो दुरुस्त है। पाकिस्तान के अंदर इस बात का पूरी तरह का इदराक है कि हम चीन के साथ, रूस के साथ, सेंट्रल एशिया के साथ
वेस्ट के साथ, सबके साथ ताल्लुकात हम अच्छा रखना चाहते हैं, क्योंकि यही हमारी खारजा पॉलिसी और हमारी बैलेंस होकर चलना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया एजाज अहमद चौधरी साहब, आप सुबह सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बने। हमें यहाँ पर लेना है ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और नाज़रीन, हम बात करेंगे ख़वातीन की, क्योंकि ख़वातीन के साथ घरेलू तशद्दुद और दीगर मसाइल की बातचीत तो होती है, लेकिन उसके ख़ात्मे के लिए अब दुनिया भर में जद्दोजहद जारी है और उनमें पाकिस्तानी नौजवान भी शामिल हैं। जो ख़वातीन के हकूक़ के लिए इस वक्त सरगर्म है, और उन्हीं बाज़म अफराद में लामिया भट्ट का नाम भी आता है, जो ख़वातीन की फलाह बहबूद और सिनफी बराबरी के फ़रोग़ के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की गर्ल अप फाउंडेशन में एडवाइज़र मुंतखब हो गए। अच्छा, दुबई में ये मुकीम है 17 साला लामिया अक़वाम मुत्तहिदा फाउंडेशन के प्रोग्राम गर्ल अप की पहली पाकिस्तानी, और मुत्तहिदा अरब अमारात की बात करें तो वहाँ की पहली टीन एज एडवाइज़र भी हैं। सिर्फ यही नहीं है, बल्कि लामिया भट्ट जो हैं इस प्रोग्राम की मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका की पहली रीजनल लीडर भी हैं। अच्छा, जिनके ज़िम्मे जो है 17 ममालिक के 70 क्लब्स की मुआवनत है। लामिया ने जब कोरोना वबा आई उसके दौरान नौजवानों को बेकार देखा, तो उन्होंने देखा कि जी कि रेजिलिएंट टुगेदर के नाम से एक प्लेटफॉर्म का आगाज़ कर लिया जाए, जिससे जो नौजवान हैं, बेरोज़गार हैं, उनको कुछ फ़ायदा हो सके। उनके इस इक़दाम का मकसद नौजवानों को बाइख्तियार बनाना था और कोरोना में लोगों की मदद करना। अच्छा, उन्होंने नौजवानों को जदीद कोर्सेज़ करवाए और इस प्रोग्राम में पाकिस्तान, भारत, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और मलेशिया से 150 तलबा ने इस प्रोग्राम जो था इससे इस्तिफ़ादा हासिल किया और कोरोना लॉकडाउन के दौरान नए नए हुनर भी सीखे। उन्होंने बहुत सारे स्किल सिखाए उनको। हमारे साथ ही मौजूद है होनहार तालिबा लामिया भट्ट। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि रेजिलिएंट टुगेदर जो प्लेटफॉर्म है, इसको बनाने का ख्याल कैसे आया आपको और इतनी छोटी सी उम्र में इतना ज़्यादा एतमाद कैसे हासिल हुआ? मई ऑफ 2020 में जब कोविड-19 सबसे ज़्यादा अपने पीक पे था, यू नो, वेयर एवरीवन वाज इन लॉकडाउन, सब अपने घर में थे टू बी सेफ। बहुत सारे गवर्नमेंट्स इम्पोज्ड लॉकडाउन्स भी थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड मैंने ये नोटिस किया था कि स्टूडेंट्स जो थे वो फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे। यू नो, देयर आर सो मेनी मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नो सबको पीपल आर बी वरीड अबाउट, लेकिन जो यूथ थे बहुत घर में बैठ के यू नो डिसहार्टेंड हो गए थे। बहुत सारे यूथ के मेंटल हेल्थ पे यू नो कोविड-19 का जो पैंडेमिक है बहुत हैवी हो रहा था और अभी तक हो रहा है विद एग्जाम अनसर्टेनिटी, विद एग्जाम कैंसिलेशन, फ्यूचर अनसर्टेनिटी बहुत है। तो मैंने सोचा था कि रेजिलिएंट टुगेदर ऐसा एक इनिशिएटिव, इंटरनेशनल इनिशिएटिव लॉन्च करना चाहिए जो लोगों को, जो स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म देता है अपना, यू नो, टू फाइंड अ कम्युनिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो उन्हें सपोर्ट करते हैं, टू फाइंड this sort of community and which cares about their well-being. तो हमने रेजिलिएंट टुगेदर के थ्रू बहुत सारे डिफरेंट इनिशिएटिव्स किए। हमारा पॉडकास्ट है जिसमें हम बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल गेस्ट से बात करते हैं, बल्कि हमने क्या कहते हैं, कैप्टन सरफराज अहमद से भी हमारे पॉडकास्ट का एपिसोड रिलीज होने वाला है, और हमने बहुत सारे डिफरेंट पर्सनालिटी से बात किया फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओपन माइक्स किया है हमने, बहुत सारे डिफरेंट किए हैं इवेंट्स। तो सबसे जो मेन हमने इवेंट किया था वो था रेजिलिएंट टुगेदर का समर प्रोग्राम जो हुआ था अगस्त 2020 में, जहाँ पे 150 स्टूडेंट्स आए थे। 11 से ज़्यादा कोर्सेज थे, जैसे कि कोडिंग, पब्लिक स्पीकिंग, डिबेटिंग, यू नो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द फ्यूचर। तो हमने सोचा कि यू नो वी शुड हैव skills, we should have courses which prepare students for the future. तो हमने वही किया और that is how Resilient Together came to be, and alhamdulillah it has really gone international और बहुत से डिफरेंट स्टूडेंट्स को उससे बहुत सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है लामिया, मैं ये आपने जो प्रोग्राम लॉन्च किया इसके ज़रिए तलबा को क्या कुछ सीखने को मिला था? सो जो रेजिलिएंट टुगेदर का समर प्रोग्राम हुआ था उससे स्टूडेंट्स ने बहुत कुछ वो सीख पाए। सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज नहीं हमने सिखाया था, हमने जो स्टूडेंट्स जिनके हॉबीज़ थे, जैसे कि बेकिंग हो गई, बेकिंग के भी कोर्सेज थे, ड्राइंग के कोर्सेज थे, डिजिटल आर्ट के कोर्सेज थे, लेकिन वैसे कोर्सेज थे जो हॉबीज़ होते हैं स्टूडेंट्स के, और बहुत सारे यू नो स्पेसिफिक कोर्सेज भी थे, जैसे कि कोडिंग, पब्लिक स्पीकिंग, हिस्ट्री के भी कोर्सेज थे। तो जो भी स्टूडेंट्स यू नो पसंद करते हैं वो हमने उन्हें ऑफर किया था। बट मोर देन जस्ट क्लासेस और लेसन्स, हमने वी फोकस्ड ऑन ट्रांसफरेबल स्किल्स। आजकल की दुनिया में 21st सेंचुरी स्किल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम स्कूल में पढ़ते हैं कि
collaboration होना चाहिए, problem solving होना चाहिए, critical thinking होना चाहिए, and that's what's going to take students ahead in the future. So even if a student had registered for baking की course, वो सिर्फ baking नहीं कर रहे थे, वो बहुत कुछ in the process सीख रहे थे, and सब कुछ जो summer program होते हैं, इसका मतलब नहीं कि हम students को subject knowledge सिखाएं, लेकिन हमें students को well-rounded individuals बनाना चाहिए. तो that is what we tried to teach the students. अच्छा, लामिया प्लान्स क्या हैं? क्या इस प्रोग्राम को मुस्तकबिल में मजीद वुसअत भी देंगी आप? फ्यूचर के बहुत प्लान्स हैं हमारे. रेजिलिएंट टुगेदर का समर प्रोग्राम 2021 इस साल भी खुलने वाला है. अगर किसी को भी अपने स्टूडेंट्स को, अपने चिल्ड्रन को इन्वॉल्व करना है तो रेजिलिएंट टुगेदर का इंस्टाग्राम है @resilient.together. और अभी हम इंस्ट्रक्टर्स के एप्लीकेशंस ले रहे हैं, हम स्टूडेंट्स के एप्लीकेशन ले रहे हैं who would be interested to be part of the summer program. We want to make it bigger and better, and we want to help more students. Last year का जो summer program था, उसमें जितना भी हमने पैसा fund raise किया था, वो सीधा गया था दुबई कैश, which is an international philanthropic organization, और 20,000 low income ICT devices हमने दिया था low income students को. तो फ्यूचर में भी इंशाल्लाह हम रेजिलिएंट टुगेदर के थ्रू पर्सनली हम ये चाहते हैं कि हम जितने लोगों को मदद कर सकते हैं हम कर पाएँ, और अपने पाकिस्तानियों को यूएई में जो रेजिडेंट्स है, सिटीजन्स, उन सबको मदद कर पाएँ. तो वही है प्लान्स इंशाल्लाह फ्यूचर की. और पर्सनली मेरे एक बहुत बड़ा ड्रीम है कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ यूनाइटेड नेशंस में, रिप्रेजेंटेटिव इन द फ्यूचर इंशाल्लाह थ्रू लर्निंग फॉरेन पॉलिसी. लामिया, गर्ल अप प्रोग्राम जो है अक़वाम मुत्तहिदा का, उसके एडवाइज़र भी हैं और मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के रीजनल लीडर भी हैं. ये प्रोग्राम क्या है, इसका मकसद क्या है और आपका इसमें किरदार क्या है? गर्ल अप जो है, इट्स यूनाइटेड नेशन फाउंडेशन इनिशिएटिव. 2010 में स्टार्ट किया था यूनाइटेड नेशंस फाउंडेशन ने, और इंटरनेशनल लेवल पे वो जो लड़कियां हैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म देते हैं टू रेज देयर ओपिनियंस, टू रेज देयर बिलीव्स, वेदर इट्स थ्रू गर्ल्स एजुकेशन का आप एडवोकेसी कर रहे हैं या फिर डोमेस्टिक वायलेंस का कर रहे हैं, जो भी है, व्हाटएवर यू आर पैशनेट अबाउट, यू आर गिवन दिस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म टू रेज दोज कंसर्न्स, टू एडवोकेट फॉर इट एंड टू ऑर्गेनाइज इवेंट्स. तो एज अ गर्ल अप टीन एडवाइज़र मैं एक बहुत ही कम्पेटिटिव एप्लीकेशन साइकिल था. लंबे एसेज लिखने थे, लंबे वीडियो सबमिट करने थे, और सिर्फ 25 लड़कियों को सिलेक्ट करते हैं और 500 से ज़्यादा लड़कियां अप्लाई करते हैं इसके लिए. तो सिर्फ 5% का एप्लीकेशन सक्सेस रेट है. तो बहुत ही competitive है, लेकिन I have a huge responsibility to represent my identity as a Pakistani, as a resident. अच्छा लामिया, ये जो गर्ल अप प्लेटफॉर्म है, मुस्तकबिल में आपके क्या प्लान्स है, क्या करना चाहती हैं इस प्लेटफॉर्म से मुंसलिक होकर? तो इन द फ्यूचर मैं गर्ल अप के साथ गर्ल अप का जो टीन एडवाइज़र का प्रोग्राम होता है वो 1 साल का होता है. रीजनल लीडर जो भी मैं हूँ मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका की, वो भी मैक्सिमम 2 साल का होता है. तो लेकिन आप ऑफकोर्स डिफरेंट वेज में गर्ल अप के साथ हमेशा टाइड अप रह सकते हैं. तो मैं अपना जो ये सॉर्ट ऑफ इन्वॉल्वमेंट है गर्ल अप के साथ, वो हम बरकरार रखना चाहूँगी, क्योंकि मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी कि मैं लड़कियों के लिए एडवोकेट कर पाऊँ और लड़कियों को रिप्रेजेंट फील करवाऊँ. क्योंकि साउथ एशियन जो गर्ल्स हैं, पाकिस्तानी लड़कियां बहुत ही कम दिखते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म्स में. तो मैं ये चाहती हूँ कि उन्हें मैं रिप्रेजेंट कर पाऊँ गर्ल अप के साथ, और उनके इनिशिएटिव्स में पार्ट रहूँ और उनके इवेंट्स में पार्ट रहूँ, उनको भी प्राउड करूँ, अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को भी प्राउड करूँ. तो गर्ल अप के साथ इंशाल्लाह लंबे प्लान्स हैं, और यही चाहती हूँ कि सब सपोर्ट करें, सब अपना दुआ दें मुझे कि मैं अपने लोगों को, अपने कल्चर को, अपने वैल्यूज़ को बहुत अच्छे से. हमें ये भी बताएं कि जो तलबा आपकी तरह छोटी उम्र में माशरे के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे? तो अभी तो मैं 17 साल की हूँ, तो क्वाइट यंग हूँ, लेकिन ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी यूथ जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जो भी ये सुन रहे हैं, मैं उनको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अपने ओपिनियंस को बिलीव करें, आप अपने आप को बैक करें. देयर इज़ नो बिगर सपोर्टर ऑफ योर सेल्फ दैन योर सेल्फ. आप अपने सबसे बड़े सपोर्टर हैं, ये कभी मत भूलना. बहुत सारे लोग हैं जो आपको बोलेंगे there's no point in doing this, there is no point in being a risk taker. लेकिन मैं ये हमेशा कहूँगी कि
एक्सप्रेस योर ओपिनियंस, रिस्पेक्टफुली भी ओपिनियंस एक्सप्रेस होते हैं। कभी कभी हमें बहुत स्ट्रगल करना होता है अपने ड्रीम्स को हासिल करने, लेकिन वर्क हार्ड। मैंने जितना भी कुछ ज़िंदगी में अचीव किया है, इवन एट अ यंग एज एंड इवन नाउ, इज के जस्ट थ्रू डिटर्मिनेशन। यू जस्ट हैव टू वर्क डिटर्मिनेशन हार्ड, बी होनी चाहिए डिटर्मिन्ड और आपको मेहनत करनी चाहिए। लामिया जो हैं वो सारे बच्चों को, जितने भी उनकी उम्र के टीनेज खासतौर पे जो लोग हैं, उनको पैगाम दे रही हैं। तो लामिया बहुत शुक्रिया आपका। और आपने सपोर्ट की बात की, हम आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इसीलिए हमने आपको अपने प्रोग्राम का हिस्सा भी बनाया। तो इस तरह के जो काम है जिस तरह से कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक और टीम है, उसको अप्रिशिएट करना है बहुत ज़्यादा। इतनी बेहतरीन कारकर्दगी है कि उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो पता नहीं आज क्या होगा। इसलिए हमने आज भी कुछ उम्मीदें लगाई हुई हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड आज पहले T20 मैच में मद्दे मुकाबिल होंगे और ये सीरीज़ का पहला T20 है नॉटिंघम में, रात 10:30 बजे ये खेला जाएगा। अच्छा, कोरोना केसेस वाले जो खिलाड़ी हैं उनकी आइसोलेशन भी मुकम्मल हो गई है और अब उनके जो कप्तान हैं एंड मॉर्गन, उन समय जो सीनियर्स प्लेयर्स हैं उन्होंने कम बैक किया है। अब कौमी क्रिकेटर्स जो है ना ऐसे कम बैक किया लेकिन अब जो है थोड़ी सूरत हाल और भी डिफ़िकल्ट हो जाएगी, जिस तरह पहले तो थी वाइट वॉश हो गए। अब देखते हैं कि कौमी क्रिकेटर्स जो है वो वनडे सीरीज़ में लगे शिकस्त का दाग जो है वो धोने के लिए ट्रेनिंग तो कर रहे हैं, तो क्या वो धो भी पाएंगे कि नहीं? अच्छा, T20 मुकाबलों में भी देखें तो हमें इंग्लैंड की जो टीम है उसका पल्ला भारी नज़र आ रहा है। खैर, मिसबाहुल हक ने भी यही कहा है कि जी कि ये सारों की गलती है, सब पे जिम्मेदारी आयद होती है। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने गुज़श्ता 6 सीरीज़ जीती हैं, लेकिन एक सीरीज़ हारने पर इतनी तनकीद की जा रही है। अब ये समझ नहीं आ रही है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, वो गलती तस्लीम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, किन टीमों से हम जीते हैं ये हम सबको अच्छी तरह पता है। बात करेंगे सीनियर एनालिस्ट हाफिज़ इमरान हमारे साथ मौजूद है। इमरान, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज आप क्या देखते हैं कि कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं, ख़ास तौर पे हमारे नायब कप्तान से शुरू कीजिएगा, शादाब से, जिनको आइसोलेशन में भेजना चाहिए पहले मैच के लिए? देखें, अब जब जिस टीम के कप्तान के बारे में ये गुफ्तगू शुरू हो जाए कि उसको आइसोलेशन में भेजना चाहिए, उसके मैच की नतीजे के मुमकिन नतीजे के हवाले से या फिर कारकर्दगी के हवाले से आप देखेंगे किस किस्म की बात की जा सकती है और लोग कितने मायूस भी होते हैं, दिल बर्दाश्ता भी होते हैं। ये सारे अल्फाज उस वक्त निकलते हैं। देखिए, खुशी के अपने एक अल्फाज होते हैं। हाँ जी। और गमी के और मायूसी के और दिल बर्दाश्ता जब इंसान होता है उसके अपने अल्फाज होते हैं, वो खुद ब खुद ही निकलते हैं। आपको कुछ सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पेश नहीं आती है। तो ये पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी ऐसी है कि लोग दिल बर्दाश्ता भी हैं और मायूस भी हैं। वो लोग जो क्रिकेट देखते हैं वो ज़रूर मायूस हैं, हाँ, वो बिल्कुल नहीं होंगे जिनको इससे लाखों रुपए माहाना मिल रहे हैं, करोड़ों रुपए सालाना मिल रहे हैं बोर्ड ऑफिसर्स को बिलखुसूस, और उसके साथ साथ जिन लोगों को अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं वो मायूस नहीं होंगे। ये जो आम क्रिकेट शायक है ना, एक आम पाकिस्तानी, वो जरूर देखता है कि यार मैं जिम्बाब्वे से भी हार गया, मैं यहाँ पर इंग्लैंड की एक तीसरे दर्जे की टीम से भी हार गया, तो उसको तो परेशानी होती है, वो तनकीद भी करना चाहता है। लेकिन जब ऐनक बदलती है तो उस वक्त मंजर सुहाना हो जाता है। आपको यकायक मुगलपुरा की गलियों में या भाटी की तंग गलियों से निकलकर आप बदलती ऐनक के साथ घूम आप भाटी में रहे होते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आप बाबू सर टॉप पर खड़े हुए हैं। तो ये ऐनक बदलने का कमाल है और कुछ नहीं है। या जहाँ तक मिसबाहुल हक का ताल्लुक है कि आप 6 सीरीज हारे जीते तो आपके लोगों ने तारीफ भी तो की थी ना, उस वक्त भी कहते कि हमारी तारीफ की जरूरत नहीं है। तनकीद पर ही ये कहने की जरूरत पेश आती है कि तनकीद नहीं करनी चाहिए। भाई क्यों नहीं करनी चाहिए? लोग क्यों नहीं करेंगे तनकीद? दुनिया में कहीं ऐसा होता है कि आप हारे और आपको हार पहनाए हैं? ये भी सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है। ये इंडिया की टीम हारी थी क्वार्टर फाइनल, ये सेमीफाइनल जब हुआ था 96 वर्ल्ड कप का, उस वक्त वो आग लग गई थी स्टेडियम में। जब शोएब अख्तर ने राहुल तेंदुलकर को आउट किया था, स्टेडियम खाली करवा के मैच करवाना पड़ा था। तो क्या वहां पर उन्होंने हार पहनाए थे लोगों को? इसलिए ये कहना जरा बहुत आसान है कि जब आप हारते हैं और उसके बाद आप पर तनकीद नहीं की जाती, ये नामुनासिब है। मिसबाह साहब को और उनके साथ जितने भी खिलाड़ी हैं, ये जो भी बोर्ड ऑफिशियल्स हैं, लोग उनकी कारकर्दगी पर तनकीद कर रहे हैं, लोग उनके लिबास पर तनकीद नहीं कर रहे हैं, लोग उनके वज़ाक़त पर तनकीद नहीं कर रहे हैं, लोग उनकी गाड़ियों पर तनकीद नहीं कर रहे हैं, लोग उनके बंगलों को तनकीद नहीं कर रहे हैं। खेल के ऊपर तनकीद हो रही है, उसका सामना करें। उसका जवाब क्या है? उसका जवाब यह है कि आप अपनी परफॉर्मेंस दें। मैच सीधे पाकिस्तान के लिए। अच्छा इमरान, जिस तरह से हम प्रीवियस जो हमारा ये हमने वनडे हमने सीरीज हारी हैं, इनको अगर हम देखें, इनको देखते हुए अब हमें T20 में क्या प्लानिंग करनी होगी? कौन से खिलाड़ी हैं जिनको मौका देना चाहिए, या फिर हमें देखना चाहिए कि ओपनिंग जो है हम किन खिलाड़ियों से आपको लगता है कि हमें करवानी चाहिए, किनको चांस देना चाहिए? देखिए, चांस तो जो वहाँ पर दस्तयाब खिलाड़ी मौजूद हैं, जो गए हैं, उन्हीं में से किसी को देना है। और सोहेब मकसूद को आप जो PSL की उसकी परफॉर्मेंस थी उस पर टीम के साथ लेके गए हैं,
आजम खान को शामिल किया है पाकिस्तान के स्क्वाड में, शर्जील खान को उनकी पावर हिटिंग की एबिलिटी की वजह से कि वो तेज़ खेलते हैं ऊपर से, उस बिना पर टीम में शामिल किया गया है। हसन अली आज जिसमें सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को धचका लगेगा कि वो हसन अली आज पाकिस्तान की टीम का हिस्सा नहीं होंगे तो पाकिस्तान की बॉलिंग और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि हसन की मौजूदगी में पाकिस्तान के पास एक हौसला और उम्मीद ज़रूर रहती है कि वो किसी भी वक्त पाकिस्तान के विकेट्स ले सकते हैं। और जब से वो कमबैक हुआ है उनका, उस वक्त से लेकर अब तक वो अहम मौके के ऊपर पाकिस्तान के लिए विकेट्स ले रहे हैं। और भले पाकिस्तान हारे लेकिन हसन की बॉलिंग के शोबे में कारकर्दगी इनफरादी तौर पर अच्छी होती है। अब यहाँ पर आज हसन के ना होने से पाकिस्तान का वो जो बैलेंस जिसकी बात इन दिनों बहुत हो रही है, चर्चा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान क्रिकेट में भी उसकी खासी बातचीत है, वो बैलेंस आज खराब होगा। आज देखते हैं कि वो बैलेंस वो तवाज़ुन ठीक होता है, क्योंकि एक ऐसा बॉलर जो 4 ओवर्स में विकेट्स भी लेता है, जो अपनी बैटिंग से भी थोड़ा बहुत फर्क डालने की कोशिश करता है, अगर वो अनफिट बाहर होता है तो उससे पाकिस्तान का बैलेंस जरूर खराब होगा और पाकिस्तान के खिलाड़ी आज दबाव में जरूर मैदान में उतरेंगे। इंग्लैंड की तरफ आप देखें कि उनके जो सीनियर क्रिकेटर्स थे सब के सब वापस आ गए हैं, तो उनकी स्ट्रेंथ तो और भी ज्यादा है। तो पाकिस्तान के लिए मसाइल जरूर होंगे अगर वो सुहेब मकसूद, शर्जील खान और आजम खान तीनों को खिला लेते हैं, टीम में शामिल कर लेते हैं, तो आप देखें हमारी फील्डिंग के लिए भी बहुत मसाइल हो सकते हैं, क्योंकि तीनों को बहुत ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पर ना ग्राउंड में कोई दरख्त है जिसके पीछे आप किसी खिलाड़ी को छुपा लेंगे, यहाँ पर सर नजर आ रहे होंगे। और अगर ये तीनों होते हैं तो मसाइल होंगे। पाकिस्तान के लिए मुश्किल जरूर है। देखें, आपकी कारकर्दगी भी ठीक नहीं है, आप बेस्ट कॉम्बिनेशन को भी नहीं आजमाते हैं, जैसा आपने वाइस कप्तान का जिक्र किया है, वो उनकी फॉर्म अच्छी नहीं है। और वो ये कहते हैं कि हम फॉर्म अच्छी नहीं हो तो इसका मतलब ये है कि हम अच्छा नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि कितने अरसे तक फॉर्म खराब रहे और टीम आपको साथ लेकर। अच्छा, बिल्कुल ठीक है इमरान, हम बात कर रहे हैं अब इमाद वसीम है, हमारे पास नवाज हैं, ऑप्शन मौजूद है, क्या दरमियान में दोनों को जगह मिलेगी या सिर्फ आप देख रहे हैं कि इमाद वसीम की वापसी हो रही होगी? नीचे क्या हम देख रहे हैं कि शादाब नहीं होंगे और उनकी जगह उस्मान कादिर होंगे? जिस किस्म की शादाब की बॉलिंग फॉर्म है वो कोई इतनी आपको मुतासिर तो नहीं लगती है। अब ये टीम मैनेजमेंट ने फैसला तो करना है, लोग तो काफी अरसे से बात कर रहे हैं कि उस्मान कादिर को मौका देना चाहिए, और उस्मान ने उससे बेहतर बॉलिंग का मुजाहरा किया, क्योंकि देखिए जो शादाब बॉलिंग करते हैं उनकी ट्रैजेक्टरी जरा लो होती है, इस लेवल पे होते हैं। उस्मान का बॉल ऊपर से आता है, वो फ्लाइट करता है, लूप है, उसमें आपको जो राइट आर्म लेग स्पिनर की खासियत होती है ना कि वो जो बैट्समैन को ऑफर करता है कि उसके खिलाफ आप निकलें, क्रीज छोड़कर आगे निकलें, और वो गलती पर मजबूर करता है। उसने जो विकेट्स लिए ना पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए उस्मान ने, भले वो बड़ा एक चंद मैचेस ही होंगे, लेकिन उसमें ऐसा नहीं हुआ कि वो बैट्समैन उसको मारते हुए आउट हुआ है, बैट्समैन उसको खेलते हुए आउट हुआ है। वो उसने बीट किया है फ्लाइट के साथ, स्पिन के साथ, गुगली करते हुए, लेग स्पिन करते हुए, तो उसकी बॉलिंग उससे जरा मुख्तलिफ है। अब टीम मैनेजमेंट को अगर उसके ऊपर ही एतमाद है, शादाब खान के ऊपर, उसके बगैर पाकिस्तान का तवाज़ुन नहीं बनता, तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन बहुत सलाहियत मौजूद है उसमें, अच्छी बॉलिंग की उस्मान कादिर में। जहाँ तक इमाद और नवाज का ताल्लुक है, देखें कोच की कॉल होनी है कि वो किसको शामिल करता है। इमाद कोई बहुत ज्यादा लाइटिंग में नहीं है इन दिनों, और उनकी PSL की जो कारकर्दगी है वो भी कोई बहुत ज्यादा शानदार नहीं थी, लेकिन इस टीम में शानदार है किसकी, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान या हसन के अलावा आप सबको देखते हैं कि सब अपनी अपनी जगह के लिए नजर आते हैं। तो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आप किसी को कहेंगे कि ये 6 बंदे तो पाकिस्तान की टीम में प्लेइंग 11 में हर तौर पर मौजूद होंगे। तो ये मोहम्मद नवाज जो इमाद हैं वो निस्बतन बेहतर इसलिए रहेंगे कि बैटिंग थोड़ी बेहतर कर लेते हैं, मैच्योर ज्यादा हैं, और अगर वर्ल्ड T20 को देखते हुए भी आप प्लान करते हैं तो इमाद और नवाज में से किसी एक की तरफ। ठीक है इमरान, आखिर में बताइएगा, चांसेस बताइएगा 10 में से इंग्लैंड के कितने हैं, पाकिस्तान के कितने हैं आज तज्जिए के मुताबिक? देखिए जी मेरा ख्याल है कि 70-30 है, 70 इंग्लैंड और 30 पाकिस्तान। वैसे अभी भी गुंजाइश निकाली है आपने, बहुत शुक्रिया इमरान, थैंक यू। सब सवेरे पाकिस्तान से आप बात थे, आज उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी टीम अच्छा मैच खेलेगी। 10:30 बजे रात को ये मैच शुरू होगा, देखते हैं क्या टीम उतरती है और क्या टीम करती है। तो हमें दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।
सुबह सवेरे पाकिस्तान।